मजबूत शुरुआत के बाद बाजार में तेज कमजोरी और उसके बाद रिकवरी। भारी उतार चढ़ाव के बीच एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले हो रहा है कारोबार। आखिरी 1.5 घंटा बेहद एक्शन भरा रहेगा, सीमा के इस पार भी और सीमा के उस पार भी। जी हाँ, भारतीय जवान बेहद मुस्तैदी से पाकिस्तान को हर एक हमले का भी जवाब दे रहे हैं और अपनी तरफ से हमले भी करते हुए दिख रहे हैं, और यही वजह है कि भारी उतार चढ़ाव है। तो आखिरी 1.5 घंटे का ट्रेड कैसा होगा और क्या करें आप, इस पर होगा हमारा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। 2 बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी 48 घंटे के अंदर अंदर ही, और इस बार फिर से भारतीय वायुसेना ने जवाब दिया, उनका F-16 विमान तक गिरा दिया। खैर, इस बीच कई सारे ट्रिगर हैं, कई बड़ी बातें हैं मार्केट की, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मार्केट की LOC से ही जुड़ी हुई है। जो भी खबर LOC से आएगी सबसे सटीक, सबसे तेज और सबसे पुख्ता। अनिल जी, हमने फैसला ये जो किया ना कल से कि जो पुख्ता खबर होगी वही बताएंगे। अफवाहें बहुत है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी ये हो रहा है, तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि जो पुख्ता खबर है वो आपके सामने रखेंगे, एनालिसिस के सामने। और एक और चीज हमने डिसाइड किया, वो ये है डिम्पी के पाकिस्तान के सोर्सेज के हवाले से कोई खबर नहीं चलाएंगे। हाँ बिल्कुल, वो मार तो सकते नहीं, बोल बोल के करेंगे ये हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे क्या कर दिया तुम, होना जाना कुछ नहीं। तो हम ये फालतू की पाकिस्तान के सोर्स बेस्ड खबरें कि हिंदुस्तान के 2 विमान गिरा दिए, ये कर दिया वगैरह, ये सब बेकार की बातें हैं। हाँ। और इन बातों पर हम बिल्कुल भी पैनिक नहीं करने देंगे। और दूसरी चीज, एक और चीज बता दूं, सारी खबरें आप देख रहे हैं, सब न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे हैं कि चंडीगढ़, अमृतसर, लेह, श्रीनगर, देहरादून, ये जैसलमेर, इस तरह के ये सारे जो एयर स्ट्रिप्स या फिर एयरपोर्ट है ये खाली करवा दिए गए और यहाँ पर सिविलियन उड़ानें नहीं भर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई तनाव वाली बात है। आपको ये समझना चाहिए, और समझना ये चाहिए कि इमरजेंसी के लिए कभी भी अगर एयरफोर्स को हवा में जगह की ज़रूरत है, क्योंकि एक आप और हम जिस प्लेन में ट्रेवल करते हैं उसकी स्पीड अलग होती है, और एयरफोर्स के जो विमान किलोमीटर है, हाँ, एयरफोर्स के विमान जो जाते हैं 2300 किलोमीटर। अरे आपको तो ये भी सारी नॉलेज है। मेरा 2000 में चलाओ 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की तो स्पीड से। इसलिए आपको पूरा एयर स्पेस खाली चाहिए, इस वजह से ये सारे बंद हैं। इसमें बहुत डरने घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, चिंता न करें। वो एयरफोर्स को जगह देने के लिए सारा खाली करके रखा है कि जब भी किसी उड़ान को किसी भी जगह से हमारे एयरफोर्स के प्लेन को उड़ना पड़े उसकी तैयारी है, इसलिए वो सब है। इसमें बिल्कुल चिंता करें, सारा पूरा देश एकदम सुरक्षित है, आराम से है। पाकिस्तान पर जो अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान की जो हालत खराब है, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, और साथ ही हमारी पूरी आर्मी के साथ पूरा देश खड़ा है। और ये डिसीजन जो लिया गया है पाकिस्तान को करारा जवाब देने का, उसको आप आराम से देखिए, समझिए, बिल्कुल पैनिक मत कीजिए। और बाजार भी वही कर रहा है, पैनिक नहीं कर रहा। हाँ, वैसे मैं जानना था, और अगर पैनिक को किसी को लग रहा हो तो जरा कराची देख लीजिए, कराची का स्टॉक एक्सचेंज देख लीजिए, कराची का स्टॉक एक्सचेंज दिखाएं तो और समझ साथ में में जरा भारत का स्टॉक एक्सचेंज भी जरा दोनों जरा साथ साथ लगे हाथ। वही कराची वालों का हाल। वैसे कराची जब तक स्टॉक एक्सचेंज जाएगा, मैं आपको एक बात बताऊं, कराची बेकरी के आगे भी ना बेकरी वालों ने डिसाइड किया कराची को ढक दिया, सिर्फ बेकरी है। बिल्कुल। तो वहाँ के मैंने थोड़ी देर पहले जब वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज देखे तो 1500 पॉइंट के आसपास के नुकसान के साथ वो कारोबार कर रहे थे। हमारे यहाँ निफ्टी सिर्फ 7 पॉइंट है, वो भी किसी भी वक्त लाल से हरे निशान में आने की तैयारी में, पूरी की पूरी रिकवरी। पैनिक ना करें बिल्कुल भी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, खैर इस तरह की और भी जो जानकारी होंगी सबसे सटीक, सबसे बेहतर तरीके से एनालिसिस करके हम आपके सामने लेके आएंगे। ये कराची स्टॉक एक्सचेंज आपके सामने अभी 1125 पॉइंट नीचे है, 1150 पॉइंट नीचे। अब आज इनको पहली बार इनको ये लग रहा होगा, दिल में दर्द, कल भी गिरे थे। हाँ, कल भी गिरे थे, आज भी गिरे थे। इनको पहली बार लगा कि सेंसेक्स से ऊपर क्यों हैं हम। हाँ, ऊपर होने से उल्टा, मतलब थोड़े दिनों में नीचे आने की तैयारी में है। बट एनीवे, पैनिक कहाँ है अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। पैनिक पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में नहीं। ठीक है, इस बीच शिवदान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके बिल्कुल, एक बार हम आगे बढ़ें और मार्केट पर फोकस करें उससे पहले हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल शिवदान सिंह साहब, और उन्हीं से समझते हैं कि ये जो इस वक्त बॉर्डर पर सिचुएशन है इसका क्या मतलब निकाला जाए। शिवदान सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरह से अभी वित्त मंत्री जी का भी बयान आया है कि हम हर तरह की सिचुएशन, हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं, तो क्या जो परसों या यूँ कहें कि कल जल्दी सुबह जो शुरुआत हुई 3:30 बजे अटैक करने की, वो शुरुआत है, अभी अंत नहीं हुआ है और मामला और आगे बढ़ेगा? देखिए, भारत बहुत दिन से जी इस पाकिस्तान के जो प्रॉक्सी वार जिसको बोला जा रहा था, पाकिस्तान अपने आतंकवादियों के द्वारा हमें उसी तरह के कट्स दे रहा था जैसे लड़ाई में दिए जाते हैं जी, और सामने लड़ाई नहीं लड़ रहा था। मगर अभी हमने वही टेक्निक अडॉप्ट की है जो अमेरिका ने
ओसामा बिन लादेन के खिलाफ इस्तेमाल की थी। आपको याद होगा एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने अंदर घुस के खत्म किया था। इसी तरह से बहुत से विश्व में ऐसे उदाहरण हैं जिनको इस्तेमाल करके, जैसे आपको याद होगा इजराइल ने एंटीबी एयरपोर्ट से अपने लोगों को निकाला था। तो ये बहुत से उदाहरण हैं जिनको हमने नजर में रखते हुए ये काम किया जो हमने परसों किया है, एयर स्ट्राइक वाला। इस एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को हमने जवाब दिया है कि आपके हर चीज का हमारे पास जवाब है, या तो जल्दी से सुधर जाइए, नहीं तो आपको अब बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ेंगे। और हमारी कैपेबिलिटी, एयर की कैपेबिलिटी को पूरा विश्व ने देख लिया है कि किस प्रकार से जीरो लॉस के साथ में हमने पाकिस्तान को मैक्सिमम हमने डैमेज पहुंचाया। उसके सारे आतंकवादी जो वहां पर जो जितने भी कैंप्स थे उनको निस्ता नाबूद कर दिया है। ये हमारी टेक्नोलॉजी की सुपीरियरिटी है। एक डिफेंस में एक टर्म बोला था इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इतना स्ट्रांग है कि हमने उनके रडार्स को अंधा कर दिया, हमने उनके अर्ली वार्निंग सिस्टम को बेकार कर दिया, उसको सबको धता बताते हुए हमने अपना मिशन को अंजाम दिया और उसके बाद सेफली हम बाहर आ गए। इससे पूरे विश्व ने हमारी एयरफोर्स और हमारी सेना की ताकत को माना है। हमारी इस वक्त जो एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी है ऑलमोस्ट अमेरिका के बराबर बन चुकी है, जिसको कि इस स्ट्राइक ने प्रूव कर दिया है। तो इसलिए अभी पाकिस्तान को प्रॉपर सबक, प्रॉपर मैसेज चला गया है। और अभी कुछ देर पहले वहां के ISPR जो एक प्रकार से पूरी पाकिस्तान की पॉलिसी डिसाइड करता है, उसने मैसेज दिया है कि लड़ाई हम नहीं चाहते, हम बातचीत से अपना सॉल्व करना चाहते हैं। पहली बार पाकिस्तान की सेना की ये वर्डिंग आनी शुरू हो गई है। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में बहुत सख्त मैसेज पाकिस्तान को जा चुका है और पाकिस्तान अब आगे कोई इस तरह की हरकत नियर फ्यूचर में नहीं करेगा। और अभी यदि पाकिस्तान बातचीत करता है तो भारत को उससे प्रॉपर पूरे आतंकी संगठन को वहां से डिसमेंटल करने का वचन लिया जाना चाहिए और इसके ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसे एलिमेंट्स वहां पर पैदा ना हो। ठीक है शिवदान साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके हम इस जज्बे को सलाम भी करना चाहते हैं, क्योंकि इस देश की आर्मी, इस देश के डिफेंस पर्सनली ऐसे हैं जिनकी बदौलत आज हम सेफ हैं। और मैं आपको और अनिल जी की तरफ से भी आपको पहले तो सल्यूट और सलाम भी हम करना चाहते हैं इस जज्बे को लेकर। हमेशा से आप जब थे फौज में तब भी आपने बहुत बड़ा योगदान दिया। आज आप रिटायर्ड है लेकिन आपका जोश आज भी काबिल तारीफ है, देखने लायक है। आपकी बात सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। भले हम आपसे थोड़ा दूर हैं, कुछ किलोमीटर से दूर हैं, लेकिन आपकी जो बात है वो आज हमको यहीं से दिल से छू रही है। तो पहले तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप ट्रैवल करके स्टूडियो पहुंचे। सर, एक चीज़ मैं आपके एक्सपीरियंस से और चीज़ ये जानना चाहता था कि अब पाकिस्तान का ये जवाब आया, जो घटनाक्रम हो रहे हैं, ये थोड़ा और बढ़ सकता है या फिर ये अब घटने की तरफ, अब शांति की तरफ हो जाएगा? अब हम बड़ा वॉर नहीं देखेंगे, बस छुटमुट घटनाएं ऐसी होती रहेंगी। देखिए, जो सुबह जो हरकत हुई है वहां के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल है, उन्होंने हरकत की है। जो सुबह जो प्लेन्स का जो हुआ है, F-16 जो उन्होंने फ्लाई किया है, पाकिस्तान के पास ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है जो हमारा मुकाबला कर सके जी, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली और मिलिट्रीली हार्डवेयर वाइज हम उनसे बहुत आगे हैं। ठीक है, और ये हमने प्रूव कर दिया है। तो ये जो अभी जो पीस प्रोसेस उन्होंने इनिशिएट किया है, मेरे ख्याल में दे मीन इट। सो अभी पाकिस्तान अभी कोई आगे हरकत और आगे करने की पोजीशन में नहीं है। आपको याद होगा कि उनका जो FOL है, जो उनका POL का स्टॉक है, वो भी इस लेवल पे जा चुका है कि ऑलमोस्ट वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर होने वाली है। तो जब उनके पास कोई POL का जो उनके तेल का स्टॉक ही नहीं है, तो टैंक भी तेल से ही चलते हैं, एयरक्राफ्ट भी तेल से चलते हैं, और पाकिस्तान की जो पूरी वार मशीनरी है वो भी तेल से चलती है। जब आपके पास तेल ही, तो लड़ेंगे किस चीज से? तो उनके फाइनेंशियल कंडीशन इतनी आपको खुद, आप फाइनेंशियल चैनल है, आप उसकी फाइनेंशियल कंडीशन हमसे अच्छा जानते हैं। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इस तरह की गवारा नहीं करती है। और ये आप जानते होंगे, एक 8 दिन की लड़ाई पाकिस्तान देश को 10 साल पीछे करने के लिए काफी है। बिल्कुल। और
इसी बात को देखते हुए, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अब कोई दुस्साहस करेगा। अब ये राइट एंड प्रॉपर आंसर। सर इसी पर आपको एक आपने बिल्कुल एकदम सही पते की बात कही, और इसी पे मैं आपको एक अपडेट दूं कि इस वक्त पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज 1200 पॉइंट नीचे है, और हमारे स्टॉक एक्सचेंज गिरने के बाद लाल से हरे निशान में आ चुके हैं। हाँ। ये कॉन्फिडेंस है कि हमारे मार्केट में लोग ये सोचते हैं कि हमारा देश इतना मजबूत है, हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत है कि बाजार गिरे तो खरीदना चाहिए, वो भी इस तरह की सिचुएशन में। और वहां का हाल देखिए, बुरे हाल है। कराची स्टॉक एक्सचेंज अभी भी 1000 पॉइंट नीचे है। ये आपके सामने सर। ये आपके सामने। बहुत सुंदर। कराची तो होना ही है, पूरे देश का मनोबल गिरा हुआ है पाकिस्तान का। हाँ। अच्छा सर, अब एक चीज है ना, सब निकलना चाहेंगे वहां से। जी शिवदान साहब, एक चीज जो है ना देश की जनता चाहती है, और वो ये कि देखिए, हमने पाकिस्तान का इलाज पहली और आखिरी बार नहीं किया है, अब तक कई बार किया है, बार बार किया है, लेकिन उनकी हरकतें वही है कि ये एंटीबायोटिक के डोज की तरह है। जब तक गोली का असर है तब तक चुप बैठता है, और गोली का असर खत्म होते हुए वो वायरस फिर से निकल पड़ते हैं। इस बार क्यों ना कुछ ऐसी सर्जरी कर दी जाए कि ये एंटीबायोटिक की जरूरत ही ना पड़े, पूरा वायरस को बाहर निकाल सके। यही कहा है जी, देखिए मैंने भी यही कहा है कि उनको अंतरराष्ट्रीय सुपर पावर्स की सुपरविजन में ऐसी संधि एक की जाए उनके साथ में, यदि वो चाहते हैं, यदि मीन करते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर निरीक्षण किया जाए कि वहां पर कोई आतंकवादी कैंप तो नहीं चल रहे हैं, और उनसे ऐसा अश्योरेंस लिया जाए राइटिंग में, और ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए कि भविष्य में ऐसा आतंकवादी कोई मैकेनिज्म, ऐसे आतंकवादी घटनाएं करने की कैपेबिलिटी पाकिस्तान में ना रहे। उसके लिए वहां का रेडिकलाइजेशन बंद होना चाहिए, वहां के आतंकवादी कैंप डिसमेंटल होने चाहिए, तभी भारत को इसमें अपने को मानना चाहिए उनसे बात करने के लिए। अदरवाइज यदि वो सुपरफिश टॉक करता है, फालतू की बातें करता है, उसके बारे में, उनके चाल में हमें नहीं आना चाहिए। नहीं सर, ये वो तो कहावत है ना, वो दुआ है, भय बिन प्रीत न होए। तो प्यार तो पाकिस्तान करने वाला नहीं, बातों से मानने समझने वाला है नहीं। हाँ। जब तक घुटने टेकने पे मजबूर है। और अच्छा एक चीज बताइए, इससे बढ़िया मौका कब मिलेगा? जब आपके पास में देश में डिसाइसिव लीडरशिप है, और इनकी हरकतें इतनी घटिया है, अब तक के 70 साल के इतिहास की सबसे घटिया हरकतें लीडरशिप के कारण ही, देखिए डिसिसिव लीडरशिप के कारण ही आज ये दिन देखा है हमने, भारतवर्ष ने। अदरवाइज एज ए मिलिट्री एक्सपर्ट भी मैं इतना नहीं बोल्डनेस सोच रहा था कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने करके दिखाई है। मैं सोच रहा था टिपिकल एक लैंड की थल सेना की कोई कार्रवाई होगी जैसे हुआ था, मगर ये बहुत ही एक्सपर्ट्स का आइडिया रहा होगा, और एक्सपर्ट ने इतना जबरदस्त जवाब दिया पाकिस्तान को कि मैं उनको सैल्यूट करता हूं। क्या बात है, बिल्कुल। तो ये बात तो सही है कि लीडरशिप का भी कमाल होता है, और ऐसी सिचुएशन में जब आप बोल्ड डिसीजन नहीं लेंगे तो कब लेंगे? ये आप सुबह लीडरशिप की जो बात बता भी रहे थे, ये बिल्कुल पुख्ता भी हुई है। जब सुबह अमेरिका ने ये कहा दादागिरी के तौर पर कि नहीं, पाकिस्तान और भारत को संयम बरतना चाहिए। पहले एक बार मैं आपको वो सुबह वही बात सुनाता हूँ जो अनिल जी सुबह कह रहे थे कि उनको अपनी सलाह अपने पास रखनी चाहिए। फिर उसके बाद में एक और चीज़ आपको सुनाऊंगा, तब कि आपको पता लगेगा कि इस जगह से जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है वो कितने काम की है। जरा पहले अनिल जी ने सुबह जो बात रखी थी, जब अमेरिका ने कहा संयम बरतिए, तब क्या हुआ था? मुझे लगता है कि इस मामले में अमेरिका जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। उन्हें भी राय देने में संयम बरतना चाहिए। जब उनसे राय ना मांगी गई हो तो न दें। अपनी राय अपने पास रखें। हमें पता है कि हमें क्या करना है। अमेरिका की सलाह की हमें ज़रूरत नहीं है। क्या अमेरिका ने इराक पे या किसी दूसरे देशों पर हमले करने के पहले पूछा था, राय ली थी, या क्या उन्होंने संयम बरता था? जिसके यहाँ जब दर्द होता है उसे पता चलता है। तो अमेरिका अपनी सलाह अपने पास रखकर, फिर भी देने का बहुत मन है तो पाकिस्तान है ना, जाइए दीजिए, जितनी सलाह देनी वहाँ दे दीजिए। हमें अमेरिका की सलाह की जरूरत है नहीं। बातचीत तो कर करके समझा ही रहे हैं 70 साल से, नहीं समझ में आ रहा है तब थप्पड़ मारे जा रहे हैं। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका की सलाह की हमें ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और हमें पता है हमें क्या करना है। अगर सलाह देने का बड़ा शौक है, जहाँ पर अमेरिका पर तो सीधे सीधे कुछ नहीं हुआ, उसके बावजूद उन्होंने जाकर हमले किए। इराक है। हाँ, और उन्होंने कहा कि वहाँ पे, और हम तो कभी ये नहीं कहते कि आपने पाकिस्तान में जाकर बम गिराए ओसामा बिन लादेन पर। हमने तो खुशी मनाई उस पर। जब अमेरिका बम गिरा रहा है तो हम भी तो खुशी मनाए। जो काम अमेरिका ने किया लादेन पर, वही तो काम हम भी जैश ए मोहम्मद पर कर रहे हैं। तारीफ करनी चाहिए अमेरिका को, बजाय इस पर की सलाह देने के लिए। आप अपनी सलाह अपने पास रखें। तो अमेरिका का तो हमने उनकी सलाह उनको ही वापस सौंप दी कि अपनी सलाह अपने पास रखिए। लेकिन जो काम की बात थी वो आज सुबह सुबह हमने यहाँ से पकड़ी, अनिल जी ने आपको बताई, और उसके बाद वित्त मंत्री ने भी यही बात बोली। जरा देखिए वो क्या कह रहे हैं।
मुझे याद है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? तो वित्त मंत्री भी तो यही बात कहते हुए कि जो अमेरिका कर सकता है क्या हम नहीं कर सकते, आज वही हमने पुख्ता फिर से जवाब दिया है। इंडियन एयरफोर्स ने आज F-16 को फिर से गिरा दिया। बिल्कुल, तो ये आप तो बस खाली आदेश दें, सेनाओं को पता है कि उन्हें काम को अंजाम कैसे देना है। तो और जो अभी शिवदान सिंह साहब भी जो कह रहे थे वो सबसे बड़ी बात कि बिना किसी कैजुअलिटी के, बिना किसी नुकसान के, इसको कहते हैं प्लानिंग 12 दिन की, और 12 दिन के बाद 13वीं कर दी। तो ये तरीका है कि ऐसा भी नहीं कि हम जोश में होश खो बैठे कि इस तरह से आक्रमण करें कि हमारे सैनिक और उनका नुकसान हो, वो नहीं किया। जो नुकसान पाकिस्तान ने कर दिया था वो तो कर ही दिया, वो तो उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन बाकी हमने नुकसान नहीं किया। पूरी क्लीन स्ट्राइक जिसे कहते हैं, जैसे हमारे क्रिकेट की भाषा में होता है क्लीन बॉल, हवा ही नहीं लगी कि बॉल कहाँ से कहाँ गिरी, कहाँ से, हाँ, और मिडिल स्टंप उड़ा कर ले गई। एग्जैक्टली, तो वही हुआ है। और सेना ने जो काम किया है बहुत सधे तरीके से, सही तरीके से, सटीक सही जगह पर जाकर जो आक्रमण करके साफ तौर पर आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है, वो काबिल तारीफ है। बिल्कुल, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका भी कोई जोश है तो सेना को आप देना चाहते हैं तो जोश का तरीका भी जी बिजनेस का प्लेटफॉर्म भी है। आप जोश विद जी बिजनेस का हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए अपनी जोशीली बातें हम सब तक भेजिए, क्योंकि सेना को जब लड़ना होता है ना तो सिर्फ गोला बारूद नहीं, उसको देश का जोश भी चाहिए होता है, और वो जोश आपके जरिए हमको मिल रहा है, और हमारा जोश भी आपके जरिए ही बना हुआ है। तो सेना को भी सलाम, आपको भी सलाम, और इस देश को, इस मातृभूमि को भी सलाम। आगे बढ़ रहे हैं। खैर, इसमें 20 अंकों का है निफ्टी पे नुकसान, लेकिन मानसी दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये बताने के लिए कि आपके अगले इवेंट कौन कौन से हैं, कौन सी और चीजें जो बाजार के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बताएं मानसी आप। जी बिल्कुल डिम्पी, इवेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आज सबसे पहले तो जेट एयरवेज की जो बोर्ड बैठक होने जा रही है वही महत्वपूर्ण है। रेजोल्यूशन प्लान पर जेट एयरवेज की आज बैंक्स के साथ बैठक होने जा रही है। लोन की शर्तें तय करने पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है, तो इस बैठक पर हमारी नजर है। इसके अलावा 2 कंपनियों के नतीजे आज आने वाले हैं, एक तो मर्क लिमिटेड और साथ ही रेन इंडस्ट्रीज, दोनों ही कंपनियों के नतीजे आज पेश होंगे जिस पर हमने नजर बनाकर रखी है। बात करते हैं बोर्ड बैठक की। 3 कंपनियों की बोर्ड बैठक है, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक और टाटा मेटलिक्स। तीनों कंपनियों की पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक होगी जिस पर हमारी नजर है, और साथ ही कॉर्पोरेशन बैंक की एक ईजीएम होने वाली है। इस ईजीएम से क्या कुछ निकल कर आता है इस पर भी हमने नजर बनाकर रखी है। बात करते हैं कल के कुछ अहम इवेंट्स की। कल गुरुवार का दिन है, महीने का आखिरी गुरुवार है, तो फरवरी सीरीज की एक्सपायरी होगी। इसके अलावा गोल्ड ज्वेलरी बुलियन मार्केट को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण बात निकल कर आ सकती है। गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग पर कल फैसला संभव है, क्योंकि कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर स्टेक होल्डर्स के साथ एक बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक के बाद क्या नतीजा निकल कर आता है इस पर हमारी नजर होगी। और इसी के अलावा बोर्ड बैठक की अगर बात करें, भारतीय एयरटेल की पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक होगी, और आरईसी लिमिटेड डिविडेंड को लेकर कल ही के दिन बोर्ड बैठक करने जा रहा है। इसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो कल एक्सपायर होंगे, और 1 मार्च से वायदा कारोबार से आरकॉम बाहर हो जाएगा। और साथ ही कल किम जोंग और डोनाल्ड ट्रंप हनोई में शिखर वार्ता की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो यूएस और ग्लोबल मार्केट्स को मद्देनजर रखते हुए ये भी एक अहम इवेंट है। तो आज और कल को लेकर ढेर सारे इवेंट्स हैं। ठीक है, ढेर सारे इवेंट है, जो एलओसी पे जो भी हो रहा है वो भी हम आपके सामने सबसे सटीक और सबसे तेज रखने वाले हैं और पुख्ता तौर पर रखने वाले हैं। मानसी शुक्रिया। इस बीच आज के मेहमान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कोलकाता से सिमी भौमिक हैं, दिल्ली से कुणाल जी और बंसल जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मिला थोड़ी देर में मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ जाएंगी, उनसे भी बातचीत करेंगे। और पुणे से हमारे साथ किरण यादव जी हैं। किरण जी, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। एक शेयर अदानी पावर पिछले 2-3 दिन से चल रहा है, फिर से चलने लगा, अभी भी थोड़ी देर पहले मेरी नजर गई है, जरा इस पर जरा आप राय दीजिए। है तो बैन में, लेकिन 2 दिन में बैन से लगातार चल रहा है ये। हमेशा देखा है कि एक बार बैन में चला जाता है तो एक ही वन डायरेक्शन से स्टॉक चलता है। तो आज मेरा मानना है कि एक साइडवेज रुख अपना है, पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस तो दिख रहा है। मुझे लगता है कि इधर से और ऊपर के स्तर देखने को मिल जाने चाहिए। जो ट्रेंड है शायद एक आध दिन यानी आज या कल थोड़ा सा रुक के चलेगा, पर मेरा मानना है कि थर्सडे तक ये 53-54 के लेवल्स टेस्ट होता नजर आ जाना चाहिए। लॉन्ग पोजीशन जिनके हैं उनके लिए 46 या 45 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। ठीक है, थोड़ी देर में हम आपके सामने निफ्टी बैंक निफ्टी की सटीक रणनीति भी रखेंगे ठीक 2:30 बजे के आसपास। और
साथ ही जानेंगे कि कुछ और बेहतरीन स्ट्रेटजी जिसमें आप पैसा भी बना सकते हैं, क्योंकि कल है एक्सपायरी का पोल भी हम आपके सामने उतारने वाले हैं। सिमी भौमिक के बीच में हमारे साथ हैं। सिमी, जरा एक बार एक्सिस बैंक को देखिए। कुणाल जी ऑलरेडी इसके बारे में बुलिश हैं, आशु कह रहे हैं कि ये इस बार रखने वाला और सीरीज के अंदर धमाका अच्छा बढ़ने वाला शेयर है ये। एक्सिस बैंक अभी भी खरीदे, अभी 1% ऊपर है। जी बिल्कुल डिम्पी, मुझे तो लगता है एक्सिस बैंक को खरीदना ही चाहिए। 700 के ऊपर एक अच्छा सा ब्रेकआउट आया है और उस ब्रेकआउट का मतलब ये है कि रिसेंटली जो हाई 734-35 के आसपास बना था ये रिटेस्टेड होगा। हो सकता है आज नहीं तो 2-3 ट्रेडिंग सेशन लगेगा, पर एक्सिस बैंक को खरीद कर ही चलना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मैंने सुबह भी 7 बजे का जो फोनो होता है दीपाली के साथ, मैंने मेरा पिक एक्सिस बैंक दिया था उस समय। तो मैं खुद भी बुलिश हूँ और मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक में 730-735 का जो हाई बना था वो रिटेस्टेड होगा, उसके ऊपर भी जा सकता है। आज सुबह जब जय हमारे साथ जुड़े थे तो उनके पहला शेयर था मैकडॉवेल्स यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स। दिन के ऊपरी स्तरों पर है इस समय शेयर 3.5% की तेजी के साथ ऑलमोस्ट डे हाई पे चल रहा है। बंसल जी, जरा इस पे आपकी रिकमेंडेशन, इंट्राडे का प्रॉफिट सारा बुक करें या फिर अभी बने रहना है? देखिए डिम्पी, अगर आप मैकडॉवेल्स की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि इंट्राडे का प्रॉफिट डिम्पी बुक करना चाहिए और बने तब रहना चाहिए जब यहाँ पर एक आप डिसाइसिव क्लोजिंग 545 545 के ऊपर अगर डिसाइसिव क्लोजिंग दे तब यहाँ पे कैरी करना चाहिए। बेहतर होगा कि इन स्तरों पर एक इंट्राडे का प्रॉफिट को बांध ले। प्रॉफिट्स को एक बार बुक कर सकते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स दिन के ऊपरी स्तरों पर। क्या इस बीच रेन इंडस्ट्रीज के आगे हैं नतीजे? ये गिरते ही नहीं है क्या? नहीं ये सर, ये खुशी हो या गम, ये तो चलने वाला है शेयर ना, तो ये चले। और जब भी गिरे तो मैंने आपके सामने हिंदुस्तान में खुशी है, पाकिस्तान में गम है। पाकिस्तान में गम है, हालांकि इनके कॉमन प्रोडक्ट हैं, दोनों देशों में अलग अलग बिकते हैं। आज तो एक परफेक्ट, अगर अनुमति दे कुणाल जी, राकेश जी, तो एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनाना चाहता हूँ। कहाँ है क्या? जरा शक्ल दिखाएं कुणाल जी और राकेश जी की जरा विंडो में, और सिमी जी को भी दिखाएं। मैं चाहता हूँ एक बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाई जाए। किरण जी, हिंदुस्तान के कॉल खरीदा जाए, पाकिस्तान के पुट। क्यों? ये पुट कॉल स्ट्रेटजी कैसी रहेगी? जरा बताइए कुणाल जी, आप शुरुआत कीजिए। अरे देखिए, आप पुट तो खरीदेंगे पाकिस्तान की एक्सचेंज में और वहां पर देखिए वो एक्सचेंज कितने समय तक कायम रहेगी, वो पुट ऑनर होगी, प्रॉफिट आपको मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं। नहीं बिल्कुल, मतलब हाल तो वैसा ही है वहाँ के नहीं। आज विकास जी का वो सही मैसेज था जो उन्होंने ट्वीट करके बताया कि वही बच्चों के पेपर चल रहे हैं, भूगोल का ही पेपर है, ज्योग्राफी का पेपर है, कुछ दिन तक रहने दो, पता लगे फिर बाद में नक्शे से हट गया पाकिस्तान। बिल्कुल। ये इंटरेस्टिंग आज उन्होंने मतलब पूरे ग्लोबल मार्केट में परफेक्ट ट्रेड है, लॉन्ग इंडिया शॉर्ट पाकिस्तान, सिंपल है। क्यों? बिल्कुल। खैर, इस बीच रेन इंडस्ट्रीज के नतीजे आ गए। कंपनी मुनाफे से आ गई है घाटे में, 140 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज कर दिया। पहले मुनाफा था 310 करोड़ रुपए का, यही वजह है शेयर 7.5% नीचे है। कुणाल जी, ये और कितना नीचे जाएगा? देखिए 7.5% तो आज नीचे है टिप्पी, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर बेहद कमजोर है। 400-500 का हाई लगा लेने के बाद अब 100 रुपए पे चल रहा है, तो 80% तो वैसे ही टॉप से नीचे है। अगर इंट्राडे की आप बात करें तो मुझे लगता है एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है और नीचे के लेवल्स आ सकते हैं। तो एक बार के लिए 94 का लेवल भी आ जाए आज इंट्राडे में, कल तक तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। 106 के ऊपर मुझे लगता है कि इसमें एक थोड़ी बहुत तेजी बनेगी, तो 106 और 94 ये दो लेवल्स हैं जिनको देखना है। ठीक है। वैसे आज कुछ बैंक और जो सीमेंट वाली कंपनियां उनके अंदर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, खासकर अल्ट्राटेक, एसीसी, ये कुछ एक अच्छे मूव दिखा रहे हैं। तो एक बार जरा एसीसी पे आपकी रिकमेंडेशन सिमी, इस पे क्या करें? आज 3-3.5% ऊपर है। अमूमन ये थोड़ा चलने के बाद ना थक जाता है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। डिम्पी, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि कुछ दिन पहले मैंने 2 सीमेंट स्टॉक में बाय दिया था, एक अल्ट्राटेक में और दूसरा जो बाय दिया था वो श्री सीमेंट था। 17,000 का टारगेट भी दिया था और मैंने ये भी कहा था कि श्री सीमेंट का जो बाय कॉल मैं दे रही हूँ वो पोजिशनल टारगेट है। एसीसी उस दिन भले ही मिस कर गया था, एसीसी का भी चार्ट भी सेम है और पूरा सीमेंट सेक्टर में एक मेजर टर्न अराउंड हो रहा है। मुझे लगता है कि एकदम शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए शायद सारे सीमेंट्स बॉटम कर गया है। अब एसीसी भले ही करंट लेवल पर सस्टेन ना करे, वॉलेटिलिटी
वॉलेटिलिटी मार्केट में ऑलरेडी है, पर इसमें कोई जानी आनी नहीं है। जितना करेक्शन इन्होंने दिखाया है, मतलब पूरा सेक्टर ने दिखाया है, मुझे लग रहा है कि दोबारा वो लोअर लेवल्स देखने को मिलेगा नहीं, धीरे धीरे पूरा सेक्टर रिकवर करेगा। तो मैं एसीसी में भी बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई पोजीशन बना रहे हैं तो 1400 से 1390 या 1380 का सपोर्ट आप वॉच कर सकते हैं। जब तक ये सपोर्ट टूटेगा नहीं तब तक 1455 से 1470 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है एसीसी। इस बीच एक और सीमेंट कंपनी जहाँ सुबह सुबह हमने भी नोटिस की थी, उधर रैमको सीमेंट आज ये करीब 5% ऊपर है। राजेश पलविया भी हमारे साथ थे, उनका कॉन्फिडेंस भी काम आया और अभी भी ये शेयर 5-5.5% की तेजी में चल रहा है। आज का हीरो में भी था, आज का हीरो में शेयर भी शामिल था। तो हमने राजेश जी से पूछा भी था कि इसमें क्या करें, तो उन्होंने कहा 70 पार करने दीजिए, फिर देखिए शेयर आपको और तेजी से और चलता हुआ दिखेगा। उसका चला भी है, जोरदार चला है। तो कुणाल जी एक बार सारा प्रॉफिट बुक करें आज का या फिर अभी रखना है इसको? वो तो 700 का टारगेट दे के गए हैं वैसे। देखिए, मुझे लगता है कि डिम्पी स्ट्रक्चर बहुत शानदार है और आज एक ब्रेकआउट आया 665 रुपए के ऊपर। उसके बाद हमने देखा है कि 695 तक का हाई लगाया इस काउंटर ने, फिर थोड़ा नीचे आया है। मुझे लगता है कि जब तक 665 के ऊपर है तब तक ओवरऑल स्ट्रक्चर मजबूत है। अब ऐसा करना चाहिए कि 670 का एक स्टॉप लॉस रखें, 670 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। मुझे लगता है कि आज ये जो थोड़ा नीचे आया है टॉप से, उसकी मूल वजह बाजार की गिरावट है। जैसे ही बाजार संभलेगा, दोबारा तेज होगा, आपको इस काउंटर में 710 715 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। मेरी राय में होल्ड करना चाहिए, 670 का स्टॉप लॉस हालांकि जरूर लगाएं। जब सीमेंट के शेयरों की बात हो ही रही है तो जरा स्ट्रक्चरली क्या ऐसा हो रहा है कि सीमेंट के शेयर लगातार बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, ये कुशल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल बताएं, ये सारी की सारी सीमेंट कंपनीज को क्या हो गया? अब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये सब भेदभाव सब भूल गई हैं, सब चल रही हैं। जी हाँ, तो इसकी दो वजह है। पहला कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की कल रिपोर्ट आई थी और दूसरा जो डॉइश बैंक है उसने आज सुबह अपनी ब्रोकरेज रिकमेंडेशन जारी की है रैमको सीमेंट्स और एसीसी पर। तो पहली अगर हम रिपोर्ट को देखें तो औसत फरवरी में जो प्राइस ट्रेंड है सीमेंट का वो 17 रुपये प्रति बैग बढ़ा है और साउथ में सबसे ज़्यादा बढ़ा है, करीब 40 रुपये प्रति बैग, जिसकी वजह से साउथ की कंपनी जैसे रैमको सीमेंट्स, इंडिया सीमेंट्स, इसमें खासा तेज़ी हमें देखने को मिली है। और रिपोर्ट ये मानती है कि चौथी तिमाही जो आगे आने वाली तिमाही है उसमें जो रियलाइजेशंस है वो 2 से 3% बढ़ सकते हैं सीमेंट कंपनियों के लिए। दूसरा ब्रोकरेज की मैं बात कर रहा था तो उसमें डॉइश बैंक ने रैमको सीमेंट्स का जो टारगेट है वो 750 रुपये का रखा था और एसीसी का टारगेट 1760 रुपये रखा है। तो ओवरऑल ये 2 पॉइंट्स बड़े हैं जिसकी वजह से आज सीमेंट कंपनीज में तेजी देखने को मिल रही है। ये रिपोर्ट्स भी आपके सामने, उसमें एक डालमिया भारत सीमेंट भी है, 1310 का टारगेट है। रैमको पे 750 का और एसीसी 1760 का टारगेट है। रैमको पे ऑलरेडी और एसीसी पे सिमी ने अपनी राय भी रखी है। बहुत शुक्रिया आपका कुशल ये जानकारी देने के लिए। थोड़ी ही देर में हम आपके सामने एक पोल भी लेके आने वाले हैं क्योंकि एक्सपायरी है कल, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का पोल भी देखेगा और रणनीति भी जानेगा इस समय करना क्या है। एक और चीज़, इस समय जो मझोली कंपनियों का इंडेक्स है मिड कैप 100 वो हर निशान में है, बस इंडेक्स किसी तरह से 20 अंकों के नुकसान के साथ ही खड़ा है। ये भी हो सकता है थोड़ी देर में आपको हर निशान में दिखे। सन फार्मा और स्पार्क दोनों का चलना एक जैसा होता है। स्पार्क आज अच्छा चल रहा है, सन फार्मा भी अच्छा चल रहा है। सुबह हमने ये शेयर आपको बताया भी था कि एक्सपायरी के लिए ये शेयर बिल्कुल अपने पास रखिए, अगले 2 दिन में कर सकता है कमाल। तो एक बार सिमी आपकी वापस से रिकमेंडेशन सन फार्मा पे, खाली सन फार्मा, स्पार्क पे मैं किरण जी से पूछूंगा। सन फार्मा डिम्पी मुझे लगता है कि मेजर बॉटम बन चुका है, अब धीरे धीरे ये स्टॉक रिकवर कर रहा है। अब मुझे लगता है कि अगर किसी ने पोजीशन लिया है और लंबी अवधि के लिए सोच रहा है तो मुझे लगता है कि एक 460 का क्लोजिंग के बाद इसमें एक मेजर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 455 460 यही शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस एरिया है क्योंकि जनवरी के मिड ऑफ जनवरी में उसी के आसपास इसने हाई बनाया था। तो फ्रेश मोमेंटम तो उसके बाद ही देखने को मिलेगा, पर ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि एक मेजर बॉटम बन रहा है और कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक ब्रेकआउट देने का तैयारी कर रहा है। 460 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट बनेगा, उसके बाद शायद जाके ये 500-520 के आसपास भी सेटल कर सकता है बहुत जल्दी। ठीक है, तो यानी कि पहले 460 और उसके ऊपर निकला तो फिर ये 500 की कैटेगरी में जाने वाला शेयर है सन फार्मा। इस पर जरूर ध्यान रखें। इसका एक भाई भी है स्पार्क, किरण जी जरा आप उसके बारे में बताएं। जब बड़ा भाई चलेगा तो छोटा तो चलेगा ही ना स्पार्क। हाँ, पिछले करीबन इस महीने के 6-7 तारीख से एक बेस बना के हायर टॉप हायर बॉटम कंसिस्टेंटली कर रहा है। छोटे से करेक्शंस के बाद एक अच्छी मूव आती है, तो कुल मिला के एक अच्छा बाय बन के निकल रहा है। और इसके नेक्स्ट टारगेट जो है वो है 190 से लेके 195, तो 190-195 के टारगेट्स मान के चलना चाहिए और 169 का नजदीक वाला स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। ठीक है,
इंटरेस्टिंग। आज ऑटो शेयर्स में भी काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। बजाज फार्मा सुबह आज हमने आज के 2000 में दिए थे और ये भी कहा था कि एक्सपायरी के हिसाब से इस शेयर को जरूर रखें, अगले 2 दिन के अंदर अच्छा 451-52 का लेवल लगा के लगभग उसी लेवल के आसपास 441 का स्टॉप लॉस सुबह कुणाल जी ने सजेस्ट किया हुआ है या राजेश जी ने, दोनों में से एक ने किया है। करेक्ट, ठीक है। इस बीच एक और शेयर जो मैं नोटिस कर रहा था, आपको मैंने कल भी नोटिस करा था कि सुबह सुबह वो शेयर थोड़ा सा जागा है, सोया हुआ, वो है एबी कैपिटल। कल भी चला, आज भी आप देखिए ये निफ्टी 100 में से सबसे तेजी से चलने वाला शेयर है, 4% ऊपर है। कुणाल जी, ये कुछ बदलाव हो रहा है इसके जीवन में, एबी कैपिटल में? देखिए, अगर डिम्पी देखें तो एक बेस जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी तैयार हुआ है। और एक और अच्छी बात है कि जब ये पैटर्न बन रहा है उस दौरान हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम एडिशन अच्छा हुआ है, जो कि एक एक्यूमुलेशन की ओर संकेत कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि 95 का लेवल पार हो तब नई खरीदारी करनी चाहिए। 91 का भाव ऑलरेडी हो चुका है, 95 के ऊपर एक ब्रेकआउट चार्ट पर आएगा और फिर पुष्टि हो जाएगी कि ये जो बेस बना है, जो बॉटम बना है, ये स्थायी है। तो मुझे लगता है 95 के ऊपर खरीदें बेहतर रहेगा। जिनके पास पुरानी खरीद है उनको भी 85 पर एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 95 के ऊपर इस काउंटर को एवरेज कर सकते हैं। ठीक है। 25 घंटे के बाद एक्सपायरी हो जाएगी फरवरी सीरीज की। अभी 2:30 बजे हैं, कल 3:30 बजे एक्सपायरी हो जाएगी फरवरी सीरीज की। लेकिन इस 25 घंटे के अंदर अंदर बाजार का रुख क्या रहेगा, ये आपके सामने हम रखेंगे। थोड़ी देर में आपके सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी होगी, लेकिन उससे पहले आपको एक पोल दिखाते हैं जो हमने करीब 10-12 ब्रोकर से बातचीत करने पर बनाया, समझाया उनसे, और ये हमेशा की तरह सटीक साबित होगा इस बार भी, ये पूरी उम्मीद है। रजत बताएं पहले निफ्टी को लेकर ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, 10,800 के ऊपर टिकने की कोशिश है आज और ज्यादातर ब्रोकर्स यही मान रहे हैं कि हाँ ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। 10,800 से 10,900 की रेंज निफ्टी की एक्सपायरी लेवल्स ये बता रहे हैं 45% जानकार कि 10,800 से 10,900 के बीच में एक्सपायरी कर सकती है। 40% माफ कीजिएगा 40% जानकार ये मान कर चल रहे हैं और 10,700 से 10,800 ये 35% जानकार है। लेकिन मोटी मोटी रेंज जो है वो 10,700 से लेकर 10,900 इस पोल के आधार पर है। 10,900 से ऊपर जाने की संभावना बहुत कम और नीचे 10,800 टूटा 10,700 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इसके नीचे जाने की संभावना बहुत कम। तो 75% जो पोल का हिस्सा है वो 10,700 से 10,900 के आसपास यहाँ पर रेंज बनाकर चल रहे हैं। 10,900 ऊपर के भी यहाँ पर लेवल्स 15% जानकारों ने प्रेडिक्ट किए हैं, लेकिन 10,700 के नीचे की प्रोबेबिलिटी इतनी नेगेटिव खबरों के बावजूद मार्केट पे नहीं बताई जा रही है। तो आप ये 200 पॉइंट का दायरा लेकर चलें निफ्टी पे, इसके आधार पर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, लेकिन मेजरली 10,800 से 10,900 की रेंज रहेगी। दूसरा निफ्टी बैंक, यहां पर बहुत मिक्स डेटा है, लेकिन फिर भी जो रेंज है वो मैं आपके सामने रख दूं कि 26,800 से 26,900 ये 40% जानकार मान रहे हैं कि एक्सपायरी के लेवल्स यही रहेंगे 26,800 से 26,900 के। अभी डेटा आज दिन भर वीक रहा था जिसमें 26,700 के लेवल्स 26,700 से 26,800 के लेवल्स के बीच कामकाज हो रहा था। तो इसमें भी मोटी मोटी रेंज 70% जानकार 26,700 से 26,900 की रेंज लगाकर चल रहे हैं, लेकिन 26,900 के ऊपर निकलेंगे मात्र 20% जानकार मान रहे हैं और 26,700 के लेवल के नीचे निकलेंगे या सिर्फ 10% जानकार मान रहे हैं। तो यहाँ पर भी 200 पॉइंट की अगर मोटी रेंज देखें तो 70% जानकारों के अनुसार 26,700 से 26,900 बैठती है। ठीक है, तो 26,800 से 26,900 एक तो ये रेंज है बैंक निफ्टी की, और साथ ही 800 से 900 ये रेंज है निफ्टी की, जो कि पोल के जरिए ब्रोकर पोल के जरिए हमको पता लगा। तो अनिल जी, अगर आपकी स्ट्रेटजी तैयार है तो फिर शुरू करें। बिल्कुल तैयार है। तो निफ्टी का सबसे पहले एनालिसिस, पोल कहता है कि 10,800 से 900 के बीच में रहेगी। आगे खड्डा है। ग्लोबल मार्केट एक बार जरा देख लेते हैं और साथ ही देखते हैं क्रूड करेंसी पुराने फॉर्म में आप काफी दिनों मतलब पुरानी फॉर्म में जैसे पहले भूल जाते थे वैसे अभी भी भूल रहे हैं बिल्कुल एकदम। जल्दी दिखाइए आप जरा करेंसी मार्केट, अमेरिकन मार्केट्स पहले दिखाएं। ये जो फ्यूचर्स है 90 पॉइंट नीचे और 24 पॉइंट नेस्डेक के फ्यूचर्स इस समय नीचे हैं। दिखाएं एक बार आप एशियन मार्केट्स की आज की मूवमेंट क्या रही है। ये यूरोपियन बाजार है जो अभी चल रहा है, जिनमें अभी कामकाज हो रहा है ना, ये आधे से पौने % है। एक बार जरा एशियन मार्केट्स भी दिखाएं जिसमें ज़्यादातर बाजार बंद ही हो गए हैं। निकाई बकायदा हरे निशान में बंद हुआ है, हांगकांग का बाजार फ्लैट बंद हुआ है और चाइनीज़ मार्केट भी, जो कि पाकिस्तान का दोस्त बताया जाता है, वो खुद फ्लैट बंद हुआ है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्रूड पे, जरा क्रूड देखते हैं। $65 का क्रूड अभी भी है, इसको कोई फर्क नहीं है, ये जस का तस है। 67 रेजिस्टेंस है तो 62 एक सपोर्ट भी है। अब आते हैं रुपए पे। हाँ, 71 का स्तर हमको बार बार मिल रहा है, 71 के नीचे हम मजबूत नहीं हो पा रहे हैं ज़्यादा, लेकिन 71-50 के ऊपर कोई बहुत बड़ी कमजोरी के साइन है ऐसा भी कम से कम नहीं दिख रहा। तो कुल मिला के जितने रणनीति है, जितने फैक्टर्स है एक्चुअली, वो सब जस के तस ठंडे हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है, एक तो ये डेटा और एक्सपायरी, और दूसरा है सीमा पर तनाव। राइट, इन दोनों ही इवेंट के चलते बाजार रहेंगे भारी उतार चढ़ाव में। एक होती तो भी हम कर लेते हैं वोलेटिलिटी, पसंद आती है हमें उतार चढ़ाव होना, तो अब तो दो हैं,
तो जिस तरह की खबरें आएंगी उस तरह से बाजार आप रिएक्शन देखेंगे। कुछ अच्छी खबरें आई तो तेजी से बढ़ेंगे भी। अब एक चीज समझ लीजिए, 1 मिनट अगर आप लेवल बोले ना, उससे पहले मैं एक काम और करना चाहता हूँ, जरा निफ्टी बैंक निफ्टी का बिगुल बजाएं। हाँ बिगुल भी भूल गए। अब आप लेवल्स का शुभारंभ कीजिए। अच्छा बिगुल तो बाय द वे मैं भी भूल गया था। हाँ, लेकिन हाँ मैं ये कहता था कि देखिए 2 चीज़ें हैं, ये खबरें कब किस तरह की आएगी इसका किसी को अंदाजा नहीं है, ठीक है। इन खबरों पे आपको कैसे रिएक्शन करना है वो मैं आपको समझा दूँ। पिछले 2 दिनों में देखिए एक चीज़ समझिए, यहाँ बम गिरा वहाँ बम गिरा, ये 2 प्लेन इनके गिर गए उनके गिर गए, ये सब चीज़ें चलेंगी, ठीक है। और वो जैसे ये खबर आएगी मार्केट रिएक्शन देगा। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि कौन सी खबर ऐसी है जो हिंदुस्तान की स्थिति को मजबूत कर रही है। अगर हम पाकिस्तान का F-16 गिरा रहे हैं, हम पाकिस्तान में अंदर जाकर स्ट्राइक करके आ रहे हैं, ये सारी जब खबरें आएंगी और इन खबरों के दम पर अगर किसी वजह से कोई भी अचानक से आपको एक बार गिरावट रहा है, वो वापस रिकवर होगी, ये मान के चलिए, वो वापस तेजी में बदल जाएगी। तो उस समय जो पैनिक हो वहाँ पर आपको खरीदना है। तो ये तो हो गया आपको खबरों के हिसाब से, क्योंकि खबर कब कहाँ कैसे आएगी किसी को पता नहीं, तो उस हिसाब से आपको ये एक्शन लेना है। ये पैनिक लेवल पे भी तब्दील हो सकते हैं, किस लेवल तक पैनिक को समझे वो नहीं। देखिए ये लेवल जो होंगे ना डिप्टी कल के बाद ही होंगे, कल तक नहीं होंगे। कल तक एक्सपायरी है आपके पास तो एक्सपायरी के लिहाज से भी आपको नज़र रखनी है, ठीक है ना। तो वोलेटाइल उतार चढ़ाव बहुत रहेगा, वोलेटाइल रहेंगे मार्केट, लेकिन वन वे तेजी या वन वे मंदी दोनों नहीं होने वाली, ये चीज़ मानकर चल लीजिए। निफ्टी 10,800 निर्णायक लेवल है बचे हुए 1 घंटे के लिए, और वो इसलिए कि 10,800 के पुट पर 22 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 27 लाख शेयर है, लगभग बराबरी का ओपन इंटरेस्ट, और कॉल्स में 6 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो कॉल राइटिंग हुई तो थोड़ी मंदी की पोजीशन बनी। क्लोजिंग बेसिस पर अगर आप 10,775 को आज होल्ड कर पाते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। कल एक्सपायरी तक के लिए आप आराम से निश्चिंत रहे, गिरने में तो गिर सकते हैं लेकिन निश्चिंत रहें। 10,775 के नीचे ही ट्रेंड कमजोरी का शुरू होगा। जब तक आप 10,775 के नीचे बंद नहीं होते तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं। तो बचे हुए समय के लिए मैं ये कहूँगा कि इस तरह के माहौल में ट्रेड कम करें तो बेहतर है, और करें तो पुट या कॉल के जरिए करें। और वो ये हो सकता है आप 10,700 के आसपास का थोड़े नीचे की प्राइस का पुट लेकर रख सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि डेटा जो बनता हुआ दिख रहा है थोड़ा नेगेटिव साइड पर बनता हुआ दिख रहा है। डेटा उतना पॉजिटिव नहीं है, ऊपरी स्तरों पर टिकने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। या फिर नीचे आने दे 10,700 10,725 की रेंज में आता है, तब या तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को काटें या फ्रेश खरीदारी करें। ठीक, तो ये बैंक निफ्टी पर भी ऐसी ही है। बैंक निफ्टी पर देखिए 26,900 के नीचे क्लोजिंग अगर होती है तो वो थोड़ी खराब है। ज़्यादा संभावना ये दिख रही है कि बैंक निफ्टी उसके नीचे क्लोज होने के लिए चांसेस ज़्यादा दिखा रहा है निफ्टी के मुकाबले में। निफ्टी शायद 10,775 हो ना हो अलग बात है। और एक्चुअली इस तरह के माहौल में क्या होता है कि आखिरी आधे पौन घंटे का ट्रेड काफ़ी अहम होता है। वैसे मैं ये सोच भी रहा था कि क्या एनालिसिस 2:45-3 बजे के बीच में करना चाहिए, लेकिन चूंकि कर लिया तो कर लिया। लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा कमजोरी का संकेत आ रहा है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि आप क्लोजिंग बेसिस पर आप बहुत तेजी की पोजीशन रखना नहीं चाहते, ये वाले संकेत है। तो आपके लिए 26,700 अगला अहम सपोर्ट है। 26,650 26,700 की रेंज में मेरे ख्याल से वहाँ रुकना चाहिए, और ऊपरी स्तरों पर 26,900 के पार निकलेंगे तो ही थोड़ा सा आपको मजबूती का संकेत दिखेगा, और उसमें भी 27,000 को पार करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रखें। इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में जहाँ खबरों के दम पर बड़ी गैप से ऊपर या नीचे ओपनिंग हो सकती है, गिरावट हो सकती है, तो या तो करें ट्रेड तो ऑप्शन के जरिए करें, या फिर थोड़ा इंतजार कर लें तो बेहतर होगा। ठीक है, टेप पर थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, लेकिन इस बीच कोई भी साइन आए, सिग्नल है तो ज़रूर हम आपके सामने निफ्टी बैंक निफ्टी की वो ज़रूर बात रखेंगे। खैर, इस बीच जिस जोश की हम बात बोल रहे थे वो जोश आपका हमको लगातार मिल रहा है, और जोश ना केवल सैनिकों के लिए है बल्कि वो प्यार और जोश आपका हमारे टीम के लिए भी है, और खासकर अनिल जी जो स्ट्रेटजी आपको देते हैं उसके लिए भी है। अभी आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी दी, एक मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ, जरा दिखाएं वो ट्वीट। कौन सा? विजय कुमार पटेल जी का ट्वीट है, दोपहर 2:30 बजे अनिल सिंघवी की स्ट्रेटजी, और तड़के सुबह 3:30 बजे सेना की स्ट्रेटजी, दोनों पर देश को भरोसा। अरे वाह, क्या बात है, अरे गजब। तो सुबह का 3:30 बजे सर्जिकल स्ट्राइक 2 नहीं, और 2:30 बजे की। लेकिन पटेल साहब, बहुत विनम्रता के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन दोनों का कहीं दूर दूर तक कोई मुकाबला ही नहीं है। जो काम सुबह 3:30 बजे सेना करती है वो तो खैर उसका तो हम सब मिलके भी मतलब उसका
एक आधा % भी काम कर लें तो हमारा जीवन सफल है। तो आपने ये कंपेयर किया, आपके लिए धन्यवाद, लेकिन कहीं दूर दूर तक उसका मुकाबला है। और अच्छा, मैं एक और चीज़ ये सोच रहा हूँ, ये पाकिस्तान जो दिन के दौरान जो छोटी मोटी हरकतें करता है ना, कि हम ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं, एक प्लेन भेजा रहे, कि ये गिरा देंगे, वो कर देंगे, ये सब। अभी दिन में जाग रहे हो, दिन में सो जाओ, रात को जागो। इनके जागने का वक्त रात को है। रात को उनको पता भी नहीं पड़ेगा क्या होके गया है। ये 3:30 बजे वाला जो लिखा है ना पटेल साहब ने, ये एकदम सही है। फिर रात को देखो, हमारी एयरफोर्स तो रात को ही काम करती है, और रात को सर्जिकल स्ट्राइक कब करके आई, एयर स्ट्राइक कब करे, पता भी नहीं चला। तो यही होने वाला है। ठीक है, इस तरह के कुछ एक और ट्वीट्स भी आए हैं, जरा मैं आपके सामने वो फटाफट से रखता चलता हूँ। रजत का ट्वीट है, किसी को एक्सपायरी में बेहिसाब मुनाफा कमाना है तो इंडिया की कॉल खरीदें और पाकिस्तान का पुट। बिल्कुल, ये हम अभी थोड़ी जो बात हुई इसके बारे में चर्चा रजत जी, बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं। इंडिया का कॉल और पाकिस्तान का पुट खरीदना चाहिए, बेहिसाब। आर दीक्षित का भी ट्वीट आया, पैसा तो मैल है हाथ का, फिर कमा लेंगे। निफ्टी 50 भले 10,000 से नीचे जाए, निफ्टी 50 भले 10,000 से भले नीचे जाए, मगर ये जवानों, निकाल लो वो आंखें जो उठे हिंद पर, हर जोली बस हवाले तुम्हारे ही लिए। बहुत बढ़िया। चलिए, तो मतलब ये दीक्षित साहब कह रहे हैं, कहीं कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। ये छोटे मोटे नुकसान हम सहन कर सकते हैं, लेकिन देश के लिए हमें बिल्कुल ये रखना चाहिए। ठीक है, इस बीच 40 अंकों के नुकसान के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं शर्मिला जोशी भी हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। शर्मिला, जितना भी अभी घटनाक्रम हो रहा है LOC पे, मार्केट का बड़ा अच्छा मैच्योर रिएक्शन है, किसी तरह की कोई घबराहट, डर तो बाजार में नहीं दिख रही, इसमें अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है? वेरी ऑनेस्टली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ही है अभी। इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे लगता है कि जो पहले जिस तरह से एक व्यू था कि आपको इलेक्शन का इंतजार करना चाहिए, इलेक्शन डेट्स का, बिकॉज आई थिंक फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दैट इज रियली द मेन इवेंट। अभी इधर ये चीज़ अगर एस्केलेट होती है तो बात अलग है, बट आई थिंक एज यू सेड, अगर इफ इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दिस विद skirmishes ऑन बोथ साइड्स, दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, तो मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज में ही रहेगा। But from an investment perspective, I think the Indian elections are the next big thing on our agenda, और उसकी dates का ही इंतजार करना चाहिए, और उसके बाद ही I think we will really get a clear market direction, so to speak, and levels at which we can invest. ठीक है, इस बीच काफ़ी सारे शेयर ऐसे भी हैं जो कि प्रॉपर्ली डिफेंसिव शेयर माने जाते हैं, उनमें आज गिरावट क्यों आ रही है, जरा एक बार सिमी से पूछते हैं। सिमी, आपने एक बार HUL के बारे में चर्चा की थी, शेयर अच्छा चला भी था, लेकिन थोड़ा उसके बाद सारे घटनाक्रम की वजह से थोड़ा रुक गया, थोड़ा कमज़ोर भी है। ये एक अपॉर्चुनिटी है वापस, एक बार HUL को ले सकते हैं, डे लो पे मिल रहा है। हाँ, एक बार एक्चुअली डिम्पी क्या है, इसका जो चार्ट है, ओवरऑल चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज थोड़ा सा करेक्शन बहुत ज़्यादा ही हो गया, इतना करेक्शन आ जाएगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था, पर मुझे लगता है कि मेजर सपोर्ट के लिए इंतज़ार करना है। एटलीस्ट आज के दिन अभी ना खरीदे तो ही बेहतर है, कल का ओपनिंग देख लेते हैं, क्योंकि मेजर सपोर्ट 1722-25 के आसपास है। वो सपोर्ट अगर होल्ड करेगा तो यहाँ पे वापस से खरीदारी करना चालू करना पड़ेगा। फिलहाल तो आज के लिए अवॉइड ही है, देखते हैं कहाँ पे बेस बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ टायर कंपनीज के मूवमेंट काफ़ी अच्छी है, BKT हो, CEAT हो, आज MRF पे भी खबर आई थी कि उनके प्रमोटर्स ने कुछ शायद हिस्सेदारी खरीदी है। एक बार जरा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे किरण जी, आपकी रिकमेंडेशन, 20-22 रुपये शेयर है, पिछले 2-3 दिन से अच्छा बेस बनाया है। इस प्राइस पे आके कई लोग कहते हैं कि इसकी वैल्यूएशन भी ठीक हो गई है। मैं उस वैल्यूएशन पे तो नहीं जा रहा, बस चार्ट के स्ट्रक्चर पे जा रहा हूँ। बिल्कुल, एक 3-4 दिन पहले इसको भी हमने रेकमेंड किया था, उस दिन भी अच्छा चला था, और जब मार्केट कल से थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, तब ये स्टॉक बिल्कुल करेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि एक नया टॉप लगा रहा है। तो ऐसे स्टॉक ज्यादा स्ट्रांग दिखते हैं, और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा और अच्छा होता नजर आएगा तो ये मार्केट आउट परफॉर्मर रहेगा। मेरा मानना है कि पोजिशनल के हिसाब से आपको ये स्टॉक लॉन्ग पोजिशंस रखनी चाहिए। पहला टारगेट 932, दूसरा टारगेट 950, ये पकड़ के चलना चाहिए, और सब लॉन्ग पोजीशंस के लिए 870 का स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ व्हाइट गुड्स की कंपनी है, वी-गार्ड, वोल्टास, इन दोनों के अंदर हमने अच्छा मूव आते हुए देखा। वी-गार्ड पे जरा कुणाल जी, आपकी रिकमेंडेशन 2% ऊपर है। एक्चुअली कल परसों से इसका कुछ टर्न अराउंड जैसे सिचुएशन बनी है, अब ये हर क्लोजिंग पे अच्छी क्लोज करके जा रहा है। बिल्कुल सही डिम्पी, और देखिए एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी इसके डेली चार्ट्स पर बना है, और आज इसमें गैप अप ओपनिंग होते हुए भी हमने देखी, और उसके बाद लगातार ये काउंटर ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर ठीक ठाक है। 198 पर स्टॉप लॉस रखें, 205 रुपए तक का मोमेंटम बनता दिख रहा है, तो जिनके पास पोजीशन है वो भी रखें, और जो नए खरीदना चाहते हैं
वो एक स्टॉप लॉस रखें 195 रुपए का, 205 रुपए के लक्ष्य से मेरी राय में होल्ड करना चाहिए। ठीक है, अभी 2:45 बजे, 3:15 बजे विदेश मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। ये आज के घटना पर हो सकती है विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हालांकि ठीक इससे पहले ही वित्त मंत्री अरुण जेटली भी अपनी बात रख चुके हैं। उन्होंने ये बात भी रखी थी हमको किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने जब अमेरिका का एग्जाम्पल भी दिया तो, लेकिन इस 3:15 बजे विदेश मंत्रालय की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वो भी अपना रुख यहाँ पे रखेंगे और आज के घटनाक्रम पर भी हो सकता है वो पूरी जानकारी हमको दे। ये 3:15 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी विदेश मंत्रालय की तरफ से, जो कि आज के घटनाक्रम को लेकर होगी। आगे बढ़ते, अब जरा कुछ एक और शेयर्स पे आते हैं। आज फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। सन फार्मा हमने जिक्र किया था, कैडिला भी इसमें से एक है। एक बार बंसल जी जरा कैडिला का चार्ट आप देखें तो जरा, ये एक इन्वेस्टमेंट में अब कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए एक इन्वेस्टर को इस शेयर पे, क्योंकि जब जब इसको लिया ना थोड़ा धोखा ही हाथ में आया। अभी पक्का हो गया शेयर, चलेगा क्या? नहीं डिम्पी, मेरे को पूरी उम्मीद है ये दोबारा से धोखा देगा। जब से इसने जायडस वेलनेस की परचेज को फंडिंग की बात हुई है, तब से ये स्टॉक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है। सिर्फ एक चीज पॉजिटिव है कि 300 रुपये एक अच्छा सपोर्ट है। बार बार उन स्तरों के पास आता है तो रिबाउंड दिखाता है, बट ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि ट्रेडिंग या निवेश के लिए यहाँ पर खरीदारी की जाए। उछाल पे यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, उछाल पे निकले, खरीदना ये बात साफ है। लेकिन मैक्स इंडिया के मैक्स बुपा में हिस्सा बेचने की डील को कल देर शाम बोर्ड की मंजूरी मिल गई, लेकिन उसके बाद से स्टॉक गिरा पड़ा है बड़ी बुरी तरह से। 13% अब नीचे है। क्यों गिरा है? जब डील हो गई उसके बाद संदीप ग्रोवर बताने के लिए तैयार है। संदीप, ये तो डील हो गई फिर भी गिर रहा है। देखिए, डील जिस भाव पे होनी थी उससे आधे भाव पे हुई है। उस वजह से आप देखिए ये स्टॉक का गिरता हुआ दिख रहा है। बाजार ये मान के चल रहा था कि इनके पास जो 51% हिस्सा है वो बिकना है। दिसंबर से ये बातचीत चल रही थी और उससे पहले अगर आप देखें 2 बार शेयर में बड़ी तेजी ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। 510 करोड़ रुपए में ये 51% हिस्सा बेचने को मंजूरी दी गई है, जबकि बाजार मान के चल रहा था कि 1000 से 1100 करोड़ रुपए ये वो रकम है जिस पर ये जो डील है वो होती हुई दिख सकती है। दूसरी बात, ये तो बात एक होगी कि आधे रकम पे इन्होंने जो हिस्सा है वो बेचा है। दूसरी बात, जो रकम इनके पास आती हुई दिखे भी वो शेयर होल्डर्स के पास नहीं आती हुई दिखेगी। जो डील हुई है, जो पैसा आया, उसके बाद कंपनी ने कहा है कि ये जो पैसा है उसका वो इस्तेमाल जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उन पे, या तो फिर जो नए बिजनेसेस हैं जिसके ऊपर अभी तक फैसला हुआ नहीं है, उनमें ये पैसा निवेश होता हुआ दिखेगा। और तीसरी बात, जैसे मैंने पहले कहा कि ऑलरेडी 2 बार शेयर इस चीज़ को एंटीसिपेट कर चुका है, डिस्काउंट कर चुका है कि जो डील है वो ऊंचे भाव पे होती हुई दिखेगी। 2 इंस्टेंस है जिसमें आप देखिए 10 दिसंबर को 61 रुपये के आसपास शेयर था, 20 दिसंबर को भाव सीधा बढ़कर 87 रुपये के आसपास हो गया, यानी कि 40-41% के आसपास की तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद फिर डील की बातें ठंडी पड़ गई। फरवरी में फिर ये शेयर गिरकर 73 रुपये के आसपास आ गया था और वहां से फिर चलते हुए 88 रुपये के जो हाई है कल इस स्टॉक ने लगाए थे इस बोर्ड बैठक से पहले, इसी एंटीसिपेशन में कि ऊंचे दाम पे डील होती हुई दिखेगी। यानी कि 5 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में अगर आप देखें फिर से 20% के आसपास की तेजी स्टॉक में देखने को मिली है और डील हुई है आधे दाम पे। तो उसका जो एक इम्पैक्ट है वो स्टॉक पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। ऊंचे भाव पे डील की वजह से तेज चला था, अब जो डील हुई आधे दाम पे उस वजह से आप देखिए बड़ी मुनाफा वसूली स्टॉक में देखने को मिल रही है। शर्मिला, मैक्स इंडिया के अंदर इसी तरह की गिरावट और भी बढ़ेगी या फिर ये इवेंट था जो इवेंट के साथ ही अब खत्म हो रहा है 10-15% पे? मे बी लिटिल मोर, वी कैन नॉट डिनाई कि इससे थोड़ा और गिर सकता है, क्योंकि एक तो नाउ द इवेंट इज आउट ऑफ द वे, और दूसरी चीज जो जिस प्राइस पर एक्सपेक्टेड था उस प्राइस पर हुआ नहीं है। सो देयर इज रियली नो रीजन कि आप इस पर कोई बाइंग रिकमेंडेशन देखेंगे किसी से। सो आई थिंक प्रोबेबली इट कैन गो डाउन अ लिटिल मोर फ्रॉम करंट लेवल्स। ओके, ठीक है। तो अभी थोड़ा और नीचे जाने की आशंका से आप इनकार नहीं कर सकते, ये साफ है। तो कमजोरी यहाँ भी रह सकती। कुछ स्टॉक्स हैं एनबीएफसी के जहाँ पर अच्छा एक्शन दिख रहा है। M&M फाइनेंस आज ये मैं देख रहा 2% बढ़ा है, ओपन इंटरेस्ट 26% बढ़ गया। किरण जी, इस काउंटर पे क्या हो रहा है जरा बताएंगे आप? नहीं, काफी एक अच्छा बेस बन चुका है करीबन 370 के उधर। पिछला स्विंग बॉटम भी उसके नजदीक ही था 360 के इधर, और कल से एक अच्छा पुल बैक रैली दिन भर देखने को मिला। आज उसका कंटिन्यूएशन होता नजर आ रहा था। आज अगर दोपहर को ये बॉर्डर वाली टेंशन की बात नहीं आती तो मेरा मानना है कि ये और भी परफॉर्म करता है। अभी ये करंट लेवल से 403 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन गया है, सप्लाई जोन बन गया है। ये एक बार निकल जाए तो फिर ये 415 418 तक जाने की तैयारी में देखने को मिल सकता है। तो जिनके पास अभी लॉन्ग पोजीशन है अनिल जी, उनके लिए स्टॉप लॉस मेरा 390 का रखने की सलाह होगी। ठीक है। सिमी, एक शेयर देखिए MGL,
या सुबह सुबह अविनाश हमारे साथ जुड़े थे और हम अविनाश को हमेशा मिस करते हैं। जब भी वो कोई शेयर बता के जाते हैं उनको बधाई देने के लिए हमको उनके बाद में ही बताना पड़ता है कि देखिए आपका ये शेयर चल गया है। महानगर गैस आज सुबह उन्होंने इसके बारे में बताया था और अभी शेयर 1.5% ऊपर है, बाकायदा दिन के ऊपरी स्तरों पर है। 902 905 वाली रेंज को भी इसने डिसाइसिवली पार किया है। अब मेरे को ये बताइए, जिनके पास आज के प्रॉफिट्स हैं वो प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएं या बने रहना है, 900 के नीचे का कोई भी स्टॉप लॉस रख रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि एक बार अगर कोई चाहे तो कैरी करके भी ले जा सकते हैं, क्योंकि लगातार 4-7 दिनों से एक ही रेंज में ये स्टॉक मेंटेन कर रहा था। फाइनली ब्रेकआउट आया है। आज का क्लोजिंग अगर 900 के ऊपर होता है तो बिल्कुल एक बार रिस्क लेके कैरी किया जा सकता है, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट जो है 920-25 तक आ सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा अपने अपना कंफर्ट लेवल के हिसाब से, पर मुझे लगता है कि पोजीशन कल के लिए होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, कल के लिए होल्ड भी आप कर सकते हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज एक और शेयर है जो धीरे धीरे वापस ऊपर आने की या फिर ये कहे पक्का होके मजबूत होके आने की ऊपर कोशिश कर रहा है। 3-3.5% ऊपर है। बंसल जरा इस पे आपके रिकमेंडेशन, गोदरेज इंडस्ट्रीज। देखिए डिम्पी, यहाँ पर अगर आप देखें तो टेक्निकली नीचे से एक रिबाउंड जरूर देखने को मिला है स्टॉक के अंदर, और इसने शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर एक 488 का एक लेवल भी तोड़ा है। किसी के पास डिम्पी लिया हुआ है तो मेरा ऐसा मानना है 489 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और इस स्टॉक एक पुल बैक मोड में है, वॉल्यूम एक्शन भी स्ट्रांग है, और ऊपर में ये रैली जो है 506-509 तक एक्सटेंड हो सकती है। इस बीच जो आपको हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात बता रहे थे विदेश मंत्रालय की तरफ से, वो विजय गोखले करेंगे जो कि विदेश सचिव हैं। विजय गोखले वही हैं जिन्होंने सबसे पहले कल भी कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि कैसे भारतीय एयरफोर्स अंदर गई और उसने जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। विजय गोखले आज फिर से जुड़ेंगे और 3:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बताएंगे आज की गतिविधियों के बारे में भी, और हो सकता है जो हमने सभी देशों के राजनेताओं को बताई है बात, उसको लेकर भी हो सकता है कोई बात रखें आज। तो इम्पॉर्टेंट है। विजय गोखले हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि विदेश सचिव हैं। ये 3:15 बजे उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आगे बढ़ते हैं। इस बीच कुछ एक और शेयर जो वापस मोमेंटम में आ चुके हैं, उसमें कोलगेट है। शर्मिला, जरा कोलगेट पे आपकी राय, क्योंकि पिछले 2-3 क्वार्टर से देख रहे हैं हर क्वार्टर में इसने इम्प्रूव किया है, ना केवल लेवल्स के हिसाब से बल्कि कमेंट्री और कॉन्फिडेंस के लिहाज से भी। अभी इसमें नए लेवल्स और नया रेंज क्या दिखती है आपको? यस, आई थिंक प्रिसाइसली जैसे कि आपने कहा कि एक समय ऐसा था कि काफ़ी चिंताएं थी लोगों के मन में कोलगेट को लेकर कि पतंजलि आ गया है, इट्स अ बिग थ्रेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन ये इट्स दीज स्टॉक्स यू फाइंड कि जब पहले भी इस तरह की बातें हुई है, व्हेन द कंपटीशन हैज कम इन एंड दैट टाइम द कंपटीशन वाज से फ्रॉम एन एफएमसीजी नेम लाइक अ प्रॉक्टर एंड गैम्बल और देयर मार्केट शेयर कम्स डाउन डेफिनेटली, लेकिन वो 1-2% से ही नीचे आता है और फिर थोड़े समय के बाद वो रिकवर भी होता है। सो बिकॉज इट्स इन सच एन एसेंशियल सॉर्ट ऑफ एफएमसीजी आइटम, वो हमेशा अपना मार्केट शेयर बरकरार रखते हैं। ये दैट इज द एविडेंस दैट वी हैव ओवर द लास्ट 15-20 years इफ यू स्टडी द कंपनी। सो आई हैव नो डाउट इन माई माइंड, लेकिन क्योंकि ये इतना स्टॉक अभी लेकिन जो मोट कॉन्सेप्ट है ना, आई थिंक दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन कोलगेट। सो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ बाय, इट्स अ पेरिनियल बाय। ये कोशिश करिए कि अगर मार्केट नीचे आता है और ये स्टॉक करेक्ट करता है तो डेफिनेटली कीप एडिंग दिस। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है, कोई भी शेयर आपको नीचे मिले। इसी तरह के माहौल में ऐसी शेयर आपके पास होने भी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कोई शेयर अगर बाजार किसी वजह से नीचे आए तो आपको खरीदना क्या है। उस समय स्क्रीन का पैनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि स्क्रीन के पैनिक का इस्तेमाल होना चाहिए उन अच्छे शेयर्स को भरने के लिए। एक बात हमने आज सुबह आपके नाल्को के बारे में बताई थी कि इनकी एक बोर्ड की बैठक होने वाली 1 तारीख को। शेयर आज 5% ऊपर भी गया। पहले सुबह क्या बात हुई थी जरा वो देखिए, फिर सुमित से जानते हैं इस बैठक की इंपॉर्टेंस, ये जो 1 तारीख को होने वाली है। नेल्को यहाँ पर 1 मार्च को होने जा रही है बोर्ड बैठक, यहाँ पर डिविडेंड को लेकर, और इस बार बढ़िया और स्पेशल डिविडेंड आने की पूरी संभावना है। फिलहाल 49 रुपये का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। 51, 52 और 54 के टारगेट के लिए ये आपको करना है। सुबह आज के 2000 में भी नाल्को का शेयर आपको बताया गया था, सुझाया गया था, और देखिए इस वक्त करीब 4% की मजबूती के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है। तो ये बढ़िया वाला स्पेशल डिविडेंड क्या है सुमित, जो 1 तारीख को आ रहा है?
शुक्रिया डिम्पी। देखिए 1 तारीख को कंपनी की बोर्ड बैठक है और अगर आप पिछले 5 साल का ट्रेंड भी उठा के देखेंगे तो पौने 2 रुपए से डिविडेंड देते देते पिछले साल तक आते आते करीब ये 5 साढ़े 5 तक पहुंच चुके हैं। इस बार की स्थिति अगर इनकी सभी कैश, प्रॉफिटेबिलिटी, डेट्स और केपेक्स इन सबको एडजस्ट करके भी देखा जाए तो भी थोड़ी बेहतर दिखाई पड़ रही है। ये FY19 के डिविडेंड की शुरुआत होने जा रही है और जो पहला अंतरिम डिविडेंड आएगा वो करीब 1 से लेकर 1.5 रुपए के आसपास आने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। FY18 में करीब 5.5 रुपए के आसपास का डिविडेंड था। FY19 में अनुमान है कि 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में कहीं डिविडेंड दे सकती है। मौजूदा दाम के हिसाब से इसकी डिविडेंड यील्ड बैठती है करीब 13 से 15% के आसपास अगर FY19 के डिविडेंड को देखा जाए तो। FY18 की जो डिविडेंड दे चुकी है उसके हिसाब से करीब 11 साढ़े 11 के आसपास की डिविडेंड यील्ड बैठती है, यानी कि किसी भी लिहाज से 10% से ज़्यादा की इसकी डिविडेंड यील्ड दिखाई पड़ रही है। एक बार ट्रेंड के ऊपर नजर डालते हैं। जो इनके डिविडेंड का ट्रेंड है वो तो 1.5 पौने 2 रुपए शुरू हुआ और रफली 5 साढ़े 5 फिर 6 साढ़े 6 रुपए तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी वाइज जहां नाल्को करीब 132 करोड़ रुपए का मुनाफा FY15 में देता था वो बढ़ते बढ़ते 1342 पिछले वित्तीय वर्ष में पहुंचा है, यानी FY18 में 1342 करोड़ रुपए का मुनाफा दिया है। इस साल सिर्फ 9 महीने में ही अब तक 1500 करोड़ रुपए दे चुके हैं, यानी एक्सीड कर चुके हैं पिछले साल के मुनाफे से और 1800 साढ़े 1800 करोड़ रुपए के मुनाफे का एक अनुमान लगाया जा रहा है FY19 में। तो अगर इस तरह का मुनाफा आता है कंपनी का तो जाहिर सी बात एक अच्छा डिविडेंड पे ऑफ भी आ सकता है। कैश वाइज भी हर साल 1600 करोड़ रुपए के आसपास का जो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है वो नाल्को जनरेट करती है और करीब 700 से 800 करोड़ रुपए के आसपास का केपेक्स कंपनी हर साल करती है। जो कंपनी के रिजर्व्स की अगर बात करें कैश रिजर्व की तो करीब 3700 से 3800 करोड़ रुपए के आसपास का कैश कंपनी के पास है, जो कि इस साल का एक अनुमानित कैश है। अच्छे कैश रिजर्व्स है, प्रॉपर प्रॉफिट आ रहा है और अच्छे डिविडेंड लगातार कंपनी दे भी रही है। तो ये ट्रेंड के हिसाब से या इसके जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके हिसाब से लगता है कि एक अच्छा डिविडेंड कंपनी शायद इस तिमाही में या फिर ये पहला जो डिविडेंड है वो बेहतर साइड पे आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ठीक है, ना केवल डिविडेंड की हिस्ट्री बेहतर है बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी देखिए आप, बहुत शानदार है। FY15 के अंदर जहाँ 132 करोड़ रुपए का मुनाफा था वो बढ़कर अब 1300 और 1500-1800 करोड़ तक का एक्सपेक्टेशन है FY19 के अंदर इसके प्रॉफिट के अंदर आने के, और डिविडेंड हिस्ट्री तो बड़ी शानदार है। तो नाल्को के अंदर आज वो एनालिसिस बिल्कुल सटीक हुआ कि एक तो डिविडेंड का साइज बड़ा होगा और प्लस प्रॉफिटेबिलिटी तो है ही। ओके, और इस बीच मर्क के नतीजे 27 करोड़ से मुनाफा 715 करोड़, 715 कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आया होगा, नहीं तो इतना कैसे बढ़ सकता है? 14% स्टॉक भी ऊपर है, इतना कैसे मुनाफा बढ़े? कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया है ना, कुछ तो। एनीवे तब तक चार्ट तो पूछ ले कुणाल जी, जरा इसके चार्ट दिखाइए। 3350-55 पे चल रहा है स्टॉक, तो भागे जा रहा है 15-16। माय गॉड, रुक ही नहीं रहा, कहाँ रुकेगा? जी शानदार चार्ट है, कहाँ रुकेगा इसका अंदाजा नहीं है। मुझे लगता है कि देखिए मैंने और राकेश जी ने पहले भी 10 की कमाई में इसको खरीदारी के लिए रेकमेंड किया है और इसमें बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है। एक रेजिस्टेंस जरूर 3380 के आसपास नजर आती है, 3380 के आसपास। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे का लक्ष्य वो हो सकता है। इन स्तरों को देखकर खरीदना नहीं चाहिए इन स्तरों पर, क्योंकि देखिए 14% ऑलरेडी स्टॉक ऊपर है, 15% ऊपर है, तो इन स्तरों पर नई खरीदारी की राय नहीं है। नीचे आए तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए, स्टॉक में और ऊपर के लेवल्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ये ट्रेडिंग के लायक है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए मर्क, जबरदस्त तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये मान के चलेगा कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट जरूर होगा। इतना मुनाफा एक साथ, फार्मा कंपनी है भाई, मतलब ऐसा थोड़ा कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हो। प्राइसेस आल्सो कमिंग। हाँ, बिटकॉइन वाली कंपनी थोड़ी है क्या अचानक से इतना मुनाफा आ जाए या इतना कम ज़्यादा हो जाए, कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट होगा। लेकिन एक चीज़ है जहाँ एडजस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है और वो है BTSTT का बिगुल। बजा दिया जाए? बिल्कुल बजा, क्योंकि किरण जी है तैयार। जी किरण जी बताइए, कौन सा स्टॉक चुना है, खरीदेंगे या बेचेंगे? बेचने की सलाह है अनिल जी। टाइटन बेचने की सलाह है, क्योंकि इसने एक बेरिश पैटर्न किया है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो 15 तारीख इसी महीने का जो लोज थे और कल के लोज थे उसको निगोशिएट किया है। तो कुल मिला के एक अच्छा शॉर्ट पैटर्न बनता है। ऊपर से बहुत लॉन्ग पोजीशन ट्रैप हो चुकी है। मेरा स्टॉप लॉस 1029 पे रहेगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं आपको करीबन 1000 से 994 पकड़ लीजिए। 994 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए कल तक, तो ये शॉर्ट पोजीशन जरूर लेके चलना चाहिए। अगर डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं तो इस महीने में करीबन 30% के ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहे हैं और अगले महीने के सीरीज में करीबन 45, तो कुल मिला के 15% की ओपन इंटरेस्ट एडिशंस रोल ओवर देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग ट्रैप हो चुके हैं ये तो चार्ट पे दिख रहा है
डेरिवेटिव डेटा भी मान के चलना चाहिए। तो 994 के टारगेट्स आपको जरूर कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। एक बार मेरे को स्टॉप लॉस और बताइए वापस से किरण जी आप। 1029 और एक बार पहला टारगेट भी 1080 94, ठीक है। 1094 का टारगेट है, 1029 का एक स्टॉप लॉस है। आप चाहे तो एक टाइटन के माफ कीजिए 94 है, एक खाली 994 994 आप इसको शॉर्ट करना है, इसको बेचना है आपको, तो 1029 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 994 एक आपका टारगेट है जिस पे आप बिकवाली कर सकते हैं। टाइटन बेचना है, 994 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 1029 है, दिन के निचले स्तरों पे। मर्क जिसके भी नंबर्स आए थे उसका डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी हो गया। अगर आपके पास होल्डिंग है, क्योंकि कुणाल जी ने आपको बताया भी था एक बार 10 की कमाई के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है आपके पास, तो 444 रुपये का डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस किया है, यानी कि पर शेयर पे आपको 444 रुपये का डिविडेंड भी मिलेगा। ठीक है, ये शेयर हो गया। कुणाल जी एक और शेयर है आपका, ये वो है एक्सिस बैंक। आज जब बाजार पहले रिकवर कर रहा था ना, तो बहुत तेजी से रिकवर करके आया और थोड़ा ठंडा हो गया 716 पे, या 720 के ऊपर की क्लोजिंग देगा तो पोजीशंस को लेके जाएं, या फिर 720 की क्लोजिंग के नीचे पोजीशंस को इंट्राडे में जो भी गेन आ रहा है उसको एक बार बुक करके छोड़ दें। देखिए अभी भी स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। डिम्पी 718 रुपए का रेट है। मुझे लगता है कि एक बार के लिए स्टॉप लॉस आज के डे लो पर यानी कि 715 के आसपास रखना चाहिए। और अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो ओवरऑल देखिए जिस तरह की वॉलिटिलिटी हम बाजार में देख रहे हैं डिम्पी, तो इसमें बहुत संयम रखना चाहिए और सावधानी से ट्रेड करना चाहिए। बड़ी पोजीशंस बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि बाजार खबरों के चलते कभी ऊपर कभी नीचे रहेगा, तो बहुत ही सावधानी से ट्रेड करें, कम पोजीशन बनाएं और स्टॉप लॉस का विशेष ख्याल रखें। ठीक है, स्टॉप लॉस का विशेष ध्यान रख सकते हैं। कुछ एक और शेयर भी हैं जो आज मोमेंटम में चलते हुए दिख रहे हैं, उसमें अपोलो टायर्स भी है। आज 2% ऊपर है अपोलो टायर्स में। प्रमोटर्स की तरफ से कुछ खरीदारी भी होती हुई दिखी। आज सुबह सुबह पूजा हमको एक खबर बता रही थी। शर्मिला, टायर कंपनीज में अपोलो टायर आप कैसे रेट कर रहे हैं आप? सभी एक अच्छी चीज़ वैसे यही है कि अपोलो टायर की ना यूनिट्स जो हैं यूरोप में वो काफ़ी अच्छी हैं, तो इनको ये जो फॉरेक्स वाला गेन है ज़्यादा इनके अकाउंट में आता जाता नहीं है। ऑल्सो आई थिंक सभी टायर कंपनीज वैसे अच्छी है, बिकॉज दे आर ऑल केटरिंग टू डिफरेंट सेगमेंट्स, तो उसके चलते आई थिंक जो और सभी में जिस तरह से कंसर्न्स है, जैसे अगर आप अपोलो टायर की बात करें, सो दे हैव कंसर्न्स अबाउट व्हाट कुड हैपन पोस्ट ब्रेक्जिट एक्सेट्रा, क्योंकि उनका यूरोप में ये है। किसी और का कंसर्न है क्योंकि ओवरऑल सीवी सेल्स आर कमर्शियल व्हीकल्स को सप्लाई करते हैं और उधर सेल्स स्लो हो रहे हैं। सो आई थिंक द विन विन फॉर टायर कंपनीज इज ऑब्वियसली व्हेन रबर प्राइसेस कम नीचे आए और आपकी डिमांड पिक्चर अच्छी हो। और फिलहाल डिमांड पिक्चर अच्छी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ मोस्ट ऑफ देम आर आल्सो सप्लाइंग टू गुड OEMs, जहां से सॉर्ट ऑफ डिमांड स्टे स्टेडी, इट डजंट फॉल ऑफ कंप्लीटली। तो उसके चलते आई थिंक अगर करेक्शन आता है तो इनमें से काफी ठीक लगते हैं। आई थिंक MRF में भी कुछ आज खबर थी अबाउट द चेन्नई प्लांट। सो आई थिंक व्हेन यू गेट न्यूज लाइक दैट डेफिनेटली आई थिंक दे वारंट टू लुक। लेकिन मुझे काफी पसंद है। आई लाइक JK टायर, आई लाइक सिएट, आई लाइक बालकृष्ण, MRF। आई थिंक दे आर ऑल गुड एट अ पॉइंट। ठीक है, इस पीछे एक और खबर आपके लिए आ रही है ब्रेकिंग तौर पर। एक्सपोर्ट्स एयरपोर्ट पर विमानों के उड़ान पर प्रतिबंध जो है वो हटा लिए गए हैं। जो आज 8 एयरपोर्ट थे उन पे जो सिविलियंस के लिए रोक लगाई गई थी वो प्रतिबंध हटा लिए गए, क्योंकि जब ये रोक लगाई गई थी DGCA की तरफ से, सरकार की तरफ से, तब अगले निर्देश तक का बात कही गई थी। जैसे ही अगला निर्देश आएगा उसके बाद आपको काम करना होगा। तो 8 एयरपोर्ट पर लगे जो प्रतिबंध है वो हटा लिया गया है। हो सकता है कुछ एक एयरलाइंस कंपनीज अपने फ्लाइट्स को वापस से रिज्यूम करें, टाइम भी चेंज कर दिए। उस समय रद्द तो कर दी थी, आपके पास रद्द होने की जानकारी भी आ गई होगी। अगर आप इधर उधर कहीं मूव वापस करना चाहते हैं तो DGCA ने एक खबर दी है कि जो 8 एयरपोर्ट पे प्रतिबंध लगा था सिविलियंस के लिए वो हटा दिया। एक अच्छा साइन है। हाँ, एक अच्छी खबर है। बिल्कुल, ये एक अच्छा संकेत है। और मैं इसलिए आपको बता भी रहा था, आपको ध्यान हो तो, कि इसे इस तरह से न देखा जाए कि ये उड़ानें अगर रद्द की जा रही है तो कोई बहुत गलत काम हो रहा है। आपको वो बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। भाई अगर एयरफोर्स के विमान उड़ने तो पहले उनको जगह दी जाएगी, पहले उनको खुला आकाश दिया जाएगा। उन्हें कहाँ से उड़ना है, कहाँ जाना है, वो अगर उस बीच में हमारे अगर सिविलियन विमान आएंगे तो मतलब क्या है? तो ये सेफ्टी के तौर पर आपका हमारा कहीं आना जाना रुक सकता है, सेना का तो नहीं रुक सकता ना। वो तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं और इसीलिए, और देखिए इतना जल्दी प्रतिबंध हटा भी लिया है, ये बड़ी बात है। इसका मतलब ये कि शायद कहीं न कहीं, या तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि रडार्स पे वो सिग्नल आते हैं कि सिग्नल आ रहे होंगे किसी तरह की एयर स्ट्राइक के
पाकिस्तान भी ऐसा तो है नहीं चुप बैठने वाला, कुछ ना कुछ तो मस्ती करेगा। तो हो सकता है उधर से कुछ इस तरह के संकेत आ रहे हो, तो उसको सेफ्टी के लिहाज से किया हो या हमारे यहाँ से कुछ होना हो। तो इन सब खबरों को आप इसी लिहाज से देखें कि जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, उसको उस हिसाब से देखें। बहुत ज़्यादा उसमें सोचने करने की ज़रूरत नहीं कि अगर प्रतिबंध लगा जाए। इसीलिए हम उस समय भी कह रहे थे कि चीज़ों पर पैनिक ना करें। पैनिक करना गलत है, अननेसेसरी का पैनिक करके फ़ायदा नहीं है। अब देखिए आगे है ना खबर कि कोई उड़ान पर प्रतिबंध कुछ भी नहीं है। तो आइए, ये अच्छी बात है। तो आज का जो टॉप लूज़र है, ज़रा उस पर नज़र डाल लें। इंडिगो वही इस वक्त सबसे ज़्यादा गिरा था। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कुछ रिकवरी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं क्या, ज़रा एक बार चेक किया जाए। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है सिमी जी, तो क्या उसे काट लेनी चाहिए? हाँ देखो, इंडिगो में रिकवरी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, है ना। तो क्या शॉर्ट काट लेनी चाहिए? तो स्पाइस और जेट पे भी आ जाए। हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल काट लेनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ग्रीडी बनना चाहिए इस जगह पे। जो भी मिल रहा है लेके भागिए, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग आ सकता है इसमें, क्योंकि चार्ट ओवरऑल देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वीकनेस तो नहीं शो कर रहा है। तो मेरे ख्याल से तो एक बार के लिए निकल जाना चाहिए शॉर्ट से। काफ़ी पॉजिटिव, और इंडिगो ने तो रिएक्शन भी दिया और बाजार पे भी आप देखें ना, बहुत तेजी से अब रिकवरी हो रही है। 40 अंकों का नुकसान था निफ्टी पर, देखते ही देखते ये खबर सिर्फ हमने पढ़ी आपके सामने, अब सिर्फ 20 अंकों का नुकसान रह गया। और मिड कैप तो वैसे भी हरे निशान में आ चुके। एक बार मिड कैप का इंडेक्स आप दिखाएं, ऑलरेडी ये तो वैसे भी हरे निशान में, ये तो आज दोपहर के बाद से हरे निशान में आ गया था। बस एक निफ्टी है जो किसी तरह से अब कोशिश कर रहा है वापस मजबूत होने की, दिख रहा है। इंटरेस्टिंग, आज एविएशन के शेयर वापस से अब तेज़ होते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर जान लेते हैं कि आज। अच्छा सिमी, जब आप हैं तो एक शेयर आपके लिए था, मैं काफ़ी देर से पूछना चाहता था, वो SRF। जरा देखिए बताइए, ये शेयर चलने वाला है कि नहीं चलने वाला? देखिए चलने वाला तो है, सिर्फ मार्केट का सहारा नहीं हो रहा है इसलिए चल नहीं रहा है। मुझे तो लगता है कि इसमें कोई वीकनेस नहीं है चार्ट पर, कोई भी डीप पर खरीदारी करने का सलाह होगा। और ये जो स्टॉक है इसमें इंट्राडे का कोई भी लेवल देना बहुत मुश्किल है। मुझे ओवरऑल मैं यही मेंटेन कर रही कि ओवरऑल जिसका ट्रेंड अच्छा है, कोई भी इंट्राडे करेक्शन में खरीदारी करके देखे, 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में अच्छा पैसा बन जाता है। तो वैसे SRF मेरा ओवरऑल टारगेट 2350 से 70 का है। अब कोई भी डिप मिलता है तो ही खरीदिए, और ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर अपने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बाजार थोड़ा सेटल डाउन हो जाए तो ये सारे शेयर्स वापस काम आएंगे हमारे, कि जिनके स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है वो मूव अच्छा देंगे। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा ये शेयर देख लेते हैं जो आज कमज़ोर भी हैं, जिनके आज थोड़ी वीकनेस है। उसमें एक विप्रो है, सुबह सुबह इसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे कि आज हो सकता है डे लो पे जाए भी और गया भी। ये 380 पे खुला था और अभी 375 चल रहा है, तो ऊपर थोड़ा सा ऊपर आके हमने कहा था आपको इसको शॉर्ट कीजिएगा। आज इसका हाई 383 रुपये 85 पैसे ही है, तो थोड़ा सा ऊपर कहने शॉर्ट करने पर ठीक रही होगी आपके लिए आज की स्ट्रेटजी। कुणाल जी, एक बार जरा विप्रो पे आपकी राय, और कितना टूटेगा? देखिए विप्रो का चार्ट कमजोर हुआ है डिम्पी, और इसमें एक पैटर्न बना है जिसको बेरिश थ्रस्टिंग लाइन फॉर्मेशन कहते हैं। और जिस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर है, मुझे लगता है कि एक बार के लिए यहाँ पर 365 रुपए पर बड़ा सपोर्ट है, और 365 364 के आसपास एक बार इसने बाउंस हासिल किया था फ्यूचर्स में। तो मुझे लगता है कि 365 तक फिसल सकता है, तो और गिरावट की गुंजाइश है। जिन्होंने शॉर्ट किया था आज अनिल जी की बात सुनकर, मुझे लगता है उनको होल्ड करना चाहिए, और एक स्टॉप लॉस रखें 380 रुपए के आसपास, नीचे 365 तक का जगह दिखती है। ठीक है, यानी कि 10 रुपये की और गुंजाइश है यहाँ पे ये शेयर नीचे आने की। या सुबह का एनालिसिस बिल्कुल ठीक था कि 380 पे है, अभी रुक जाइए, थोड़ा सा ऊपर जाए तो फिर शॉर्ट कीजिए। थोड़ा सा ऊपर गया अभी और वापस नीचे आया अभी, ये ठीक है। खैर इस बीच में आप दोनों आपको कंपैरिजन फिर से दिखाना चाहूंगा। हाँ, एक बढ़िया इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। हाँ। वो देखिए, पहले जरा कराची स्टॉक एक्सचेंज को दिखाएं और भारतीय बाजारों को दिखाएं, इन दोनों की स्थिति इस समय की क्या है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बिल्कुल काम कर रहे हैं। और ये आपको कॉन्फिडेंस इनके एक्सचेंजेस से पता लग जाएगा। कहते हैं ना, बाजार हर फ्यूचर वाली चीज़, हर आने वाली चीज़ को भाप के चलता है। एक कराची स्टॉक एक्सचेंज है, अभी भी यहाँ पे गिरावट 450 से 500 अंकों की है, और आज की गिरावट इसमें 1500 अंकों तक की थी। और ये भारतीय बाजार जो बिल्कुल ही नहीं टूटे, और अभी मात्र मुश्किल से 10, 12, 15 पॉइंट ही नीचे है निफ्टी, और करीब 30 पॉइंट ही नीचे है सेंसेक्स। तो यहाँ पे बार बार हर निशान भी हमने देखा, तो ये मजबूती दिखाता है। खैर यही बात नहीं है, इसके अलावा हम एक अच्छी सी एक बेहतरीन रिसर्च हम आपके सामने लेके आने वाले हैं, जो थोड़ी देर में शायद सुमित हमको बिल्कुल। दोनों इकोनॉमी की क्या रिसर्च है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उस रिसर्च का एक नमूना आपको बता दूं, तो जो आज हमने कहा है कि आप अपनी देश की प्रति, अपनी सेना के और सैनिकों के प्रति अपनी भावनाएं रखिए, तो हमारे रिसर्च गुरुकुल के
वरिंदर बंसल, उन्होंने भी अपनी भावनाएं रखी। और जैसा कि आप तो जानते हो, वो तो डेटा के मास्टर हैं, आंकड़ों पढ़ते हैं, तो आंकड़ों के साथ उन्होंने अपनी भावना रखी है। तो उनका ट्वीट भी मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। उन्होंने क्या कहा है, पाकिस्तान के शेयर बाजार का मार्केट कैप HDFC बैंक, यहाँ तक कि रिलायंस के मार्केट कैप से भी कम है। तो तुम्हारे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, डोंट टेक पंगा विद इंडियंस, उन्होंने हैशटैग लगाया है। तो वरिंदर बंसल ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानियों, भाई नहीं सॉरी पाकिस्तानियों, भाई हटा दो, पाकिस्तानियों, तुम्हारे लिए हमारा एक HDFC बैंक या एक रिलायंस ही काफ़ी है पूरे मार्केट कैप को बराबर करने के लिए। ये है। अच्छा, अब तो ये देखिए, बहुत अच्छी खबर है, लेह, जम्मू, पठानकोट, मतलब एकदम सीमा के नज़दीक वाले जितने एयरपोर्ट हैं वो भी सब बहाल हो चुके हैं। श्रीनगर, अमृतसर, देहरादून, मतलब ये तो बिल्कुल बहुत क्लियर कट संकेत है, ये तो अच्छे संकेत आ रहे हैं। तो इन संकेतों के दम पर डेफिनेटली कम से कम आप ये कैसे, अच्छा एक मिनट, हाँ, अमन गर्ग साहब का ट्वीट वापस से बताइए। हाँ, ये पढ़े, चाहे निफ्टी 10,000 आ जाए, पोर्टफोलियो चाहे 60% डाउन हो जाए, लेकिन पाकिस्तान 0,0,0,0,0,0 होना चाहिए। वाह, क्या बात है। तो ये अमन गर्ग साहब ने लिखा है अपनी भावना। विनय प्रजापति, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो रजा नहीं बस पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। क्या बात है, वाह, हाउस द जोश, हाउस द जेश। अच्छा, फ्राई सर एंड ड्राई सर, फ्राई, ड्राई, डेस्ट्रॉयड, जो आप कहना चाहें वो तो सब हो चुका है। जेश का काम तो कल ही हो गया है। न्यूटन का थर्ड लो याद आता है। अच्छा जेश साहब, थर्ड लो कौन सा है बताओ? एक्शन वर्सेस रिएक्शन। हाँ, हर एक्शन पर रिएक्शन होता ही है, ठीक बात है, लेकिन हमारा रिएक्शन 10 गुना ज़्यादा है, या ये बात सही है। तो 40 के सामने 400। हाँ, लेकिन आज समझ में नहीं आया, वो सिर्फ 3 जहाज ही उन्होंने क्यों भारत में भेजने की कोशिश जहमत की, उनको समझ नहीं आई वो किसी गली मोहल्ले में जहाज भेज रहे, कहाँ भेज रहे 3 जहाज। हमने तो सर्जिकल जब स्ट्राइक की तो जानकारी है कि 12 मिराज गए थे, और उनको कवर करने के लिए 8 और थे, 8 या 9 जहाज, तो 21 जहाज़ों का जत्था था पूरा, जो कि अलग अलग जगह पे पोस्टेड था। और उसके बाद एक जगह पर पहुंचा, कुछ ने उलझाया और कुछ ने स्ट्राइक किया। लेकिन 3 जहाज से आप क्या करना चाहते थे? और 3 में से भी आपके वैसे 2 ही लौट पाए, एक तो खैर गिरी गया, F-16 का जहाज। तो आज ये भी सोच से परे था, सिर्फ 3 जहाज से क्या सिद्ध करना चाहते थे वो? मतलब ये बताने भी, देखो हम जिंदा है अभी तक, हमारा मतलब हाथ पैर हिल रहे हैं, हरकतें चल रही है, बस वैसे ही वही बताने की, बस ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी होना जाना कुछ है नहीं। बढ़िया है। मैं तो चाहता हूँ ये थोड़ी छोटी छोटी हरकतें ये करें ना, 2 दिन तो काम हो जाए बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, एक और शेयर है जो आज थोड़ा मजबूती के साथ और ऊपर आ रहा है, वो है पिडिलाइट। किरण जी, जरा ये पिडिलाइट के शेयर को भी देखिए जरा, तो ये क्या एक्सपायरी तक रखें, यानी कि कल तक रखें, तेजी के लिए रखना है? हाँ, रखना चाहिए, और नेक्स्ट टारगेट जो है 1180 के करीब देखने को मिल जाने चाहिए, जहाँ पे एक सप्लाई जोन है, तो 1180 के टारगेट्स के लिए रख सकते हैं। 1110 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। माफ कीजिए शर्मिला, ये जो सरकारी बैंक है, खासकर कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, आज छोटे बैंक 3 और बाहर कर दी पीसी से, अब इनका कॉन्फिडेंस लेवल आ चुका है, कम से कम दिख रहा है थोड़ा बहुत। तो अभी इनमें से कोई खरीदारी वाला है बैंक जिस पे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ पोजीशन थोड़ी बहुत बनाना शुरू करें? नॉट रियली, आई थिंक, क्योंकि ये स्पेस के बाहर भी ऐसे बैंक्स है जिन पर ऐसा लगता है ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये बिजनेस अच्छी तरह बढ़ा सकते हैं, और जो अलग अलग वजहों से नहीं बढ़े हैं। आई थिंक ICICI बैंक कुड बी अ गुड एग्जांपल। आई थिंक अगर वो उनके यहाँ बिजनेस एज नॉर्मल ऐसे चीज़ भी लौट आती है तो भी आई थिंक यहाँ पर बढ़त हो सकती है। येस बैंक इज अनदर वेरी बैडली हिट स्टॉक, वहाँ पर भी काफ़ी अभी नाउ द क्लाउड्स आर लिफ्टिंग, दैट कुड बी अनदर वेरी इंटरेस्टिंग बैंक। कोटक बैंक भी अगर उनकी चीज़ें सुलझा देता है तो दैट कुड अगेन कम बैक इनटू फेवर। तो मेरे हिसाब से अगर आप बिजनेस ग्रो करने की बात करते हैं तो आई थिंक दीज बैंक्स हैव अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी एंड अ ग्रेटर आई मीन दे लुक बेटर फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। तो मेरा रुख उन्हीं की तरफ ज़्यादा रहेगा। लेकिन इस बीच एक और कैश मार्केट का स्टॉक है जो बहुत ही तगड़ा एक्शन दिखाते हुए दिख रहा है, और वो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BDL। ये स्टॉक देखिए, पिछले हफ्ते DD शर्मा साहब ने इस स्टॉक को रिकमेंड भी किया था, और काफ़ी ज़बरदस्त उन्होंने स्ट्रांगली इसको रिकमेंड करके बोला भी था कि ये स्टॉक खरीदारी करनी चाहिए। और आज देखिए 14% अभी ऊपर है, 286 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 250 से 295 तक पहुंचा है आज के सेशन में, बड़ी तगड़ी दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है। सिमी, जरा इसके चार्ट्स देखिए और बताइए, भारत डायनामिक्स बहुत भाग चुका है, लेकिन और जगह है क्या अभी इसमें?
जी, जगह तो है अनिल जी, जहाँ से ये स्टॉक आज ऊपर से नीचे आया है वो रिक्लेम्ड हो सकता है। 295 इसका नेक्स्ट हार्डल है और मुझे लगता है कि जिन्होंने लिया है कल या आज लिया है, अभी भी पकड़ के बैठा है, मुझे लगता है कि कैरी करे। 278 या 77 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं पोजीशन, क्योंकि 295 296 का जो लेवल मैं देख रही हूँ वो इसका मेजर सप्लाई एरिया है। लास्ट 3-4 महीने के लिए ये स्टॉक इसका सप्लाई दिया है, तो मुझे लगता है कि इस मूव में अगर ये सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट 310 तक हो सकता है। तो 310 का टारगेट के लिए पोजीशन होल्ड करें। 277 या 278 के नीचे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करें, बहुत जल्दी शायद ये लेवल आ सकता है। ओके, तो अभी भी भारत डायनामिक्स को होल्ड करें। हाँ, क्योंकि डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी है, वो सारी चीज़ें वही बनाती है जिसका इस्तेमाल होता है। ये लॉन्च पैड भी है इनके पास, इनके मिसाइल्स भी हैं, सबमरीन्स भी बनाती हैं, तो जब भी युद्ध की बात होगी तो भारत डायनामिक्स की बात। लेकिन उसके साथ साथ एक और स्टॉक शर्मा साहब ने कहा है कि वो भी ध्यान में रखना चाहिए, वो है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। स्टॉक 5% आज मजबूत है। ओपन इंटरेस्ट यहाँ भी 16% बढ़कर आया आज करंट सीरीज में, तो दमदार ओपन इंटरेस्ट तो बनता हुआ दिख रहा है। किरण जी, जरा इसके चार्ट्स और वायदा कारोबार के आंकड़े देखिए और बताइए, क्या BEL ये भी यहाँ से और तेजी दिखा सकता है? देखिए, ये भी स्टॉक हमने 10 की कमाई में 1-2 हफ्ते पहले ही बताया था, जब ये स्टॉक करीबन 74-75 का था। ये टेक्निकली एक मीडियम टर्म में ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना चुका है और इधर से आपको काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। सिर्फ थोड़ा सा टाइम है, मेरा मानना है कि अगले 6 महीने के अंदर ये 93 से 96 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ये थोड़ा स्लो मूवर है, तो आपका पेशेंस इधर देखने को मिल जाना चाहिए। ठीक है, इस पे कुछ आज के ऑटो के स्टॉक्स में बजाज ऑटो की बात भी कर रहा था। बजाज ऑटो के अंदर अच्छा मूव देखने को मिला है। कुणाल जी, एक बार जरा बजाज ऑटो के चार्ट वापस से देखिए, ये प्रॉफिट्स आज बुक करने हैं या फिर लेके जाना है? देखिए, आज डिम्पी हमने सवेरे इस पर खरीदारी की राय दी थी और उसके बाद बजाज ऑटो में तेजी बनी। हमने 2950 का टारगेट सुझाया था, बिल्कुल उसके करीब आकर के ही काउंटर थोड़ा नीचे आया है। मुझे लगता है जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है बिल्कुल होल्ड करके रखें। बाजार का मिजाज बदलने के बावजूद आप देखें बजाज ऑटो अपनी गेंस को होल्ड कर रहा है डिम्पी। मुझे लगता है कि 3000 की ओर ये अग्रसर है, तो जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ठीक है शर्मिला, पिछले कोल इंडिया में जब से सरकार ने कुछ स्टेक बेचा है और कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आई हैं, ये बात भी कही है कि कोल की मांग को और तेज़ी से बढ़ सकती है भारत में भी, और अब इनको कुछ ज़्यादा प्राइस का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो कोल इंडिया अब खरीदने के लिए इन लेवल्स पे ठीक है या भी थोड़ा और रुकना है? आई थिंक कोल इंडिया टू माई माइंड इज लाइक नाल्को, जहाँ पे डिविडेंड यील्ड अच्छी थी, थोड़ी देर पहले उसकी बात हुई है। आई थिंक इज दैट काइंड ऑफ अ स्टॉक। अगर आप ऐसे वजह से स्टॉक लेते हैं कि आपको डिविडेंड यील्ड अच्छा मिले, देन कोल इंडिया इज योर स्टॉक। लेकिन आई थिंक इन द टर्म्स ऑफ कोल आउटपुट इंक्रीजिंग और कोल प्राइसेस इंप्रूविंग, उसके लिए मुझे लगता है कि अभी थोड़ा समय है। बिकॉज वेरी ऑनेस्टली जहाँ तक बिजनेस एनवायरनमेंट इम्प्रूव करने की बात थी और उनके जो हर्डल्स निकालने की बात थी, वो एक्चुअली पहले हो गई थी। लेकिन जो डिमांड था, इन द काइंड ऑफ डिमांड दैट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम पावर कंपनीज एक्सेट्रा, वो आया नहीं, तो उस वजह से ये स्टॉक फिर से गिरने लगा है। तो इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट डूइंग थिंग्स टू इम्प्रूव आउटलुक फॉर कोल इंडिया, वो चीजें ऑलरेडी देयर इन प्लेस इन टर्म्स ऑफ द ऑक्शन ब्लॉक्स एक्सेट्रा। सो आई वुडंट रियली लुक एट इट एज अ स्टॉक जहाँ पर आप return on your investment in that sense that you will get, but probably as a dividend yield stock you can definitely look at it. ओके, तो ये है आपके लिए राय। लेकिन इस बीच 3:15 बजे थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप होते हुए देखेंगे। विजय गोखले साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और उसमें आप सुन पाएंगे कि इस वक्त वाकई में ताज़ा स्थिति क्या है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी सुनना, ताकि आपको हालात की जानकारी मिले। लेकिन फिलहाल सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आती हुई दिख रही है। आगे बढ़े उससे पहले सुमित हमारे साथ हैं और सुमित ने कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च की है, आइए जानते हैं। सुमित बताइए। शुक्रिया अनिल जी। देखिए, अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थिति खराब हो सकती है, युद्ध हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में स्थिति क्या है दोनों की? अभी आप एक्सचेंजेस की बात कर रहे थे, वहाँ 1400 अंकों की गिरावट, यहाँ मुश्किल से मुश्किल 40 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ इन दोनों की स्थिति अदरवाइज भी देखें तो बहुत ज़्यादा खराब दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो होती है GDP, जो सबसे क्रूशियल फैक्टर होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। 2597 अरब डॉलर और 305 अरब डॉलर, करीब करीब 5 गुना
या फिर ऑलमोस्ट 4 गुना का अंतर तो आप मान के चल ही सकते हैं साइज वाइज। तो ये इंडिया का साइज है जो कि इतना बड़ा है इकोनॉमी वाइज। दूसरी क्रूशियल चीज़ जो आती है वो जीडीपी के बाद आती है, महंगाई दर भी है या फिर इनका हिस्सा जो है दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में वो किस तरह का है। ये जीडीपी पर पर्सन है, $1940 पर पर्सन, 1548 पर पर्सन। साइज बहुत छोटा है, पर कैपिटा इनकम इसलिए थोड़ी बेटर दिखाई पड़ रही है इनको। भारत का साइज ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए उतना नहीं है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग 100 पर है, पाकिस्तान 150 पर है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पाकिस्तान हमसे पीछे है, लेकिन फिलहाल कामकाज के मामले में तो है ही 50 अंक पीछे दिखाई पड़ रहा है हमारी रेटिंग से। इसके अलावा भारत की जो पूरी दुनिया में ग्रोथ का हिस्सा है वो करीब 2.5 से 3% के आसपास आता है। पाकिस्तान सिर्फ आधा हिस्सा रोकना पड़ेगा सुमित, क्योंकि इस वक्त विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। Any questions after my statement? India had informed about counter-terrorism action it took yesterday against a terrorist training camp of Jaish-e-Mohammed in Pakistan, based on credible evidence that Jaish-e-Mohammed intended to launch more attacks. Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its Air Force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. Thank you very much. That concludes the briefing. We are, Sachin, we are not taking any questions. If we have more information, we will share that with you. Thank you. ओके, तो इस वक्त विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है कि जो कुछ भी जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हिंदुस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई थी, उस कार्रवाई के खिलाफ में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सीमा के भीतर एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की, कुछ जहाज़ भेजने की कोशिश की गई जिन्हें मार गिराया गया है। ये एक ख़ास बात उन्होंने कही है कि पाकिस्तान का एक प्लेन गिरा है और वो उनकी सीमा के भीतर गिरते हुए देखा गया है। ये एक बात साफ साफ उन्होंने बताई है। तो एक पायलट की बात भी उन्होंने कही कि वो मिसिंग है। हाँ, हमारे एक मिग पायलट के मिसिंग होने की बात भी उन्होंने कही है कि अभी उनके बारे में पता लगना बाकी कि वो कहाँ है। यानी कि कुछ तो बात थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ी है, लेकिन हाँ, ये चीज़ कंफर्म की कि भारत ने पाकिस्तान के एक एयरक्राफ्ट को गिरा दिया है। ये एकदम साफ आते हुए दिख रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान ने भी आतंकी ठिकानों में हमलों के बावजूद, जहाँ एक और पाकिस्तान अगर ये कह रहा है कि हमारे सिविलियंस पर या किसी और जगह अटैक नहीं किया गया है, तो फिर उन्हें वापस करने की ज़रूरत क्या है? जब किया है तो फिर जाहिर सी बात है कि उन्हें मार गिराया जाएगा। ये बात साफ आती हुई दिख रही है। ठीक है, सुमित हमारे साथ बने हुए लगातार। सुमित हमको बता रहे थे पाकिस्तान और भारत की अर्थव्यवस्था में कितना फ़र्क है, जरा सुमित बताएं वापस से। देखिए, जीडीपी की हम बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान और भारत की जीडीपी में करीब 4 गुने के आसपास का अंतर है। इंडेक्स में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स है उसमें भारत 100 नंबर पे है, वो 150 नंबर पर है। तो वहाँ पर भी सिचुएशन वाइज इंडिया के फेवर में ज़्यादा बेटर सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा कुछ और एक्सपोर्ट्स के नंबर पर भी नज़र डालते हैं। भारत की तरफ से करीब $300 अरब एक्सपोर्ट होता है। आपके सामने पाकिस्तान है, $21 अरब का एक्सपोर्ट होता है। वो भी 3 मेजर कमोडिटीज़ में है, इसमें कॉटन, शुगर केन और राइस, 3 कमोडिटी है जो कि पाकिस्तान मेजरली एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट्स की बात करें तो डॉलर करेंसी, एक डॉलर भारत के में 71 रुपये के बराबर है, पाकिस्तान के 140, दुगने के भाव पे वो यहाँ पर कामकाज कर रहा है। यानी डॉलर की वैल्यू 71 रुपये भारतीय रुपया और 150 रुपये जो पाकिस्तानी करेंसीज के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा
शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनीज, बीएससी में 6,500 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं, पाकिस्तान में 550 कंपनीज है, जिसके बावजूद उनका इंडेक्स 30,000 के आसपास है। और साथ ही साथ कुछ और चीज़ों की बात करें तो उसमें फॉरेक्स रिजर्व, गोल्ड रिजर्व, ये जो फॉरेक्स रिजर्व और गोल्ड रिजर्व है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि गोल्ड रिजर्व में भारत का मुकाबला पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। 550 टन ये भारत का गोल्ड रिजर्व है, 64 टन ये पाकिस्तान का गोल्ड रिजर्व है। और लास्टली महंगाई, भारत में 2.5% इन्फ्लेशन रेट है और पाकिस्तान में 4.5% इन्फ्लेशन रेट है। तो हर पैरामीटर में भारत बेटर नहीं, कहीं ज़्यादा बेटर है अपने नेक्स्ट पीयर्स से। तो वैसे भी मुकाबले कोई सवाल उठता नहीं है, चाहे ताकत के लिहाज से कह लें या अर्थव्यवस्था के लिहाज से कह लें। ठीक है, जो महंगाई की आप बात बता रहे हैं ना सुमित, ये तो शायद थोड़ा और बढ़ जाएगी, फिर से तौबा करनी पड़ेगी, क्योंकि टमाटर भी महंगाई का हिस्सा ही है। तो टमाटर वाला तौबा महंगाई को 4% से हो सकता है 40% तक भी ले आए। बिल्कुल, मतलब वही है कि साइज वगैरह में कहीं कोई दूर तक मुकाबला नहीं, लेकिन ठीक है, लड़ना है। लेकिन हाँ, इस बीच जो विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें एक अहम बात ये भी कि भारत का एक मिग विमान और एक पायलट लापता है इस वक्त, और पाकिस्तान ये बता रहा है कि शायद वो उनके कब्जे में है। देखना होगा वो कितना सही, लेकिन हाँ, जवाबी कार्रवाई में एक विमान और एक पायलट जो लापता है, मतलब हमें एक मिग विमान का नुकसान हुआ है और एक पायलट हमारे लापता है, उसके बारे में भारत ने उस दावे को कहा है कि हाँ, उस बात का स्वीकार किया है, ये बताया गया। लेकिन साथ ही पाकिस्तान के एक एयरक्राफ्ट को मार भी गिराया है। तो तनाव थोड़ा बढ़ रहा है, ये आप कह सकते हैं। हल्के लेवल पर थोड़ा सा और तनाव बढ़ने के संकेत इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं। कुछ स्टॉक जो डिफेंस से जुड़े जिनकी हम जिक्र कर रहे थे, वहाँ एक एक करके थोड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। ऐसे ही एक और स्टॉक आपके सामने लेकर आते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। देखते हैं क्या इस स्टॉक में भी एक्शन होता दिख रहा है, क्योंकि भारत डायनामिक्स तो अब 16% मजबूत हो चुका है। जी हाँ, HAL का स्टॉक एक बार आपके सामने लाया जाए, देखें किस तरह। हाँ जी हाँ, पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर भी एक्शन बढ़ता हुआ नजर आया है। 654 रुपये के आसपास ये स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से ये मिग या मिराज, इन दोनों में से कोई ऐसे प्लान्स हैं जिनके मेंटेनेंस और इन सब का बिजनेस इस कंपनी के पास है। ये हम बताने की, आपको रिसर्च बताने की कोशिश करेंगे। तो डिफेंस से जुड़े हुए स्टॉक्स थोड़े एक्शन में आते हुए इस वक्त आपको दिखेंगे। HAL भी उन्हीं में से एक। इसके चार्ट्स पर एक राय ली जाए, सिमी जी जरा बताइए HAL के चार्ट्स। अनिल जी, चार्ट एक रिकवरी का सिग्नल तो इस चार्ट में है, पर अब मुश्किल ये है कि ये कल भी ऊपर जाके सस्टेन नहीं किया था, तो इसलिए कल का जो हाई था करीब 676 के आसपास, वो हाई क्रॉस करना इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है। अगर यहाँ से ये और तेज़ी शो करता है और 676 के ऊपर जाके सस्टेन करने लगता है, आज तो पॉसिबल नहीं है, शायद कल तक वॉच करना पड़ेगा। 670 के ऊपर जाके सस्टेन करने से इसमें फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। 700 से 710 का टारगेट आ रहा है, जो कि बहुत जल्दी पॉसिबल है, पर उससे पहले 676 का लेवल कल याद कीजिएगा। मुझे लगता है कि ये क्रॉस करने से इसमें फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा, जब ये स्टॉक 710 तक भी जा सकता है, बहुत ही शॉर्ट टर्म, एक आध दिन में भी जा सकता है अगर 676 क्रॉस हो जाएगा तो। ठीक है, जिस जहाज की भी आप बात कर रहे थे ना कि मिग है या मिराज है, वो दोनों के लिए है। अच्छा, ये मिग के लिए भी है और मिराज के लिए भी है, जैगुआर के लिए भी है, किरण भी है हमारे पास। अच्छा। तो जिस चारों जहाज़ों का जो मेंटेनेंस है, MRO का काम है, ओके, वो इन्हीं के पास ही है, HAL के पास ही है। ओके। तो मिग, जैगुआर, मिराज, किरण, इस चारों का काम इन्हीं के पास है, MRO का। किरण भी जहाज है? हाँ, किरण भी अच्छा, कैटेगरी है ऑफ जहाज, उसका वो भी काम इनके पास ही है। ओके। लाइट वेट है वो, जहाँ पे आपको थोड़ा डीप पेनिट्रेट करना होता है, वहाँ पे किरण को भेजा जाता है। अच्छा। सुपरसोनिक सुकोई भी है, लेकिन सुकोई पहाड़ी इलाकों में ज़रा जा नहीं पाता, तो वो आपको प्लेन्स में या फिर आपको कहीं पे सीवेज में ऊपर हिट करना है, तो फिर सुकोई 30 इस्तेमाल किया जाता है। तो रेशियो हमने रशिया से लिया है। अब तो क्या टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम रशिया के साथ कोरिलेट करके भी उसको बना लेते हैं। शर्मिला जी, आप इम्प्रेस्ड हैं? मतलब मैं तो एकदम दम साधे ऐसे सुने जा रहा हूँ बस। डिम्पी जी बोले, डिम्पी जी वो वॉर एक्सपर्ट इतनी, और डिम्पी जी कैसे कर लेते हैं आप? बस हो जाता है, और क्या बताएं। गजब, मतलब मैं सोचा था आप छोटी मोटी लड़ाई झगड़ों की जानकारी रखते होंगे, लेकिन सुखोई और इन सब की गजब है। ये राफेल डील की वो क्या थी? राफेल से कोई लेना गजब उसकी डिस्कशन के लिए आपको इन्हीं को भेजना था। नहीं, वेरी इंप्रेसिव। इतनी जानकारी होनी चाहिए, अच्छी बात है कि आप हर फील्ड की जानकारी रखें, जितनी की रख पाएँ, बहुत ही बेहतरीन। मज़ा आ गया सुन के, मतलब सही में हमारा भी नॉलेज बढ़ा है थोड़ा, कि किरण एकदम
लाइट वेट सुपरसोनिक जहाज है, ज़्यादा इंटीरियर जाना हो तो आप उसका इस्तेमाल करें। वाह क्या बात है। चलिए आइए, बाजार बंद होने की तैयारी कर रहे हैं और बंद होने की तैयारी में मैं आपको एक चीज़ बता दूं और वो ये कि 10% का सर्किट लग चुका है लिंडे इंडिया पर 468 के आसपास। और थोड़ी देर पहले मुझे राजेश पालिया साहब भी कह रहे थे कि ये स्टॉक 500 रुपये की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है, यहाँ से मजबूत होता हुआ दिख रहा है। किरण जी, कुणाल जी और इसकी अंदर की जानकारी भी हो सकती है क्योंकि उनके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहती है। शेयर भी है, हाँ शेयर भी हो सकते हैं, नहीं हो सकती है। कुणाल जी फिर लगे हाथ बताई दीजिए, 10% का सर्किट लगा है, 500 की तरफ बढ़ रहा है क्या ये शेयर? देखिए डिम्पी, अगर आपको याद हो, एक आपने फीचर किया था इस पर और आपने चर्चा की थी कि लिंडे का ओवरऑल सेटअप क्या है। मैंने उस समय भी कहा था कि 390 के नीचे मुझे जाता हुआ नहीं दिखता है और वहाँ पे काफ़ी समय से कंसोलिडेट करने के बाद आज इसमें ब्रेकआउट आया। तो बिल्कुल मैं 500 नहीं, मैं कहता हूँ ये 550-600 के स्तर आपको लिंडे इंडिया में देखने को मिलेंगे। तो जिनके पास पोजीशन है, जिन्होंने तब का खरीदा हुआ है, मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। ओके, बिल्कुल होल्ड करें फिलहाल, ये बेहतर होगा। बाजार लेकिन 10,775 के ऊपर बंद हो रहे हैं, उसके नीचे नहीं। हाँ, बैंक निफ्टी जरूर जहाँ बंद हो रहा है वो थोड़ा सा तनाव वाला लेवल है, 26,900 के नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट 26,800 भी क्लोजिंग पर होल्ड कर पाएगा, इसमें संदेह है। लेकिन निफ्टी 10,800 के नज़दीक बंद होने के संकेत दे रहा है। लेकिन एक ही चीज़ है कि जो जिस वजह से आप बहुत अच्छी कह सकते हैं कि क्लोजिंग नहीं देख रहे, वो ये कि खुद देखिए गोखले साहब ने एक बात कही, अगर आपने सुना हो, मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि पाकिस्तान ने वो हमारे मिलिट्री ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। तो मिलिट्री ठिकानों पर हमला करने की कोशिश का मतलब ये है कि वो मूड बना रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे आतंकी ठिकाने नहीं है। हाँ, उनके यहाँ ही आतंकी ठिकाने, इसलिए हम तो उनके आतंकी ठिकानों पे ही करेंगे। बिल्कुल सही है। आपको भी ध्यान होगा कि जब प्रधानमंत्री ने जब बैठक कर रहे थे तो उन्होंने कहा था मैं इजाजत तभी दूंगा जब आप इतने सुनिश्चित कर लें, ना कि पाकिस्तान के फौज के ऊपर, ना कि पाकिस्तान के लोगों के ऊपर हमला करेंगे, बल्कि आतंकी ठिकानों पर करेंगे। और दूसरा वादा जो उन्होंने NSS से लिया था अजीत डोभाल से, कि आप हमारे सारे के सारे सैनिकों को सुरक्षित वापस ले आए। क्या बात, ये 2 वादा उन्होंने किया था, उसके बाद ये मंजूरी दी गई और कहते हैं 10 दिन की तैयारी चली है और उसके बाद ये हमला किया गया है। और ये 19 तारीख को कंफर्मेशन था NSA की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, उसके बाद 25 तारीख को हमला किया गया। बहुत ही बेहतरीन। तो बिल्कुल यही वो वजह है जो आप देख सकते हैं कि उन्हें मजबूरी में हमारे मिलिट्री पर हमला करना पड़ता है और हम अपनी चॉइस से उनके आतंकी ठिकानों पर हमला करते हैं। आइए अब फाइनल क्लोजिंग बता दूं, 10,806 निफ्टी की ये क्लोजिंग है, 10,800 के ऊपर की। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 26,800 पर, 26,799 पर बंद होता हुआ और सेंसेक्स 35,905 पर ये क्लोज होता हुआ। मामूली सा नुकसान 68, जिसको लगी कमजोरी जरा कराची जाकर देख लें हालत कैसी है वहाँ की, 1,000-1,200 पॉइंट लुढ़के हुए हैं। तो हमारे बाजार तो कुछ गिरे ही नहीं है, बेहद मजबूती और साहस दिखा रहे हैं, ये साफ तौर पर हमारे बाजारों में नजर आ रहा है। बिल्कुल कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बंसल जी आपका शुक्रिया, शर्मिला जी आपका शुक्रिया, सिमी आपका शुक्रिया और साथी किरण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए।